हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज हम करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो कल की क्लास में थोड़ा सा रह गया था, तो वो प्लस आप देखोगे तो मतलब आज की क्लास के बाद आपका 16th 17th 18th और कुछ आर्टिकल्स 19th के भी यहाँ पे कवर कर दिए हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इसको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरह तो देख ही सकते हो, बट उसके अलावा मैंने यहाँ पे जितना कॉम्प्रिहेंसिवली आपके एक एक टॉपिक को डिस्कस किया है। मगर मतलब जैसे कि इसराइल गाजा के बारे में अब आपको कोई भी कुछ भी पूछ ले आपको सब पता होगा। मैं अगर पूछूं कि नकबा क्या है, अलिया क्या है, इंतिफाड़ा क्या है, ठीक है, वॉर्स कब कब हुए हैं, उनके बीच में कितनी बार आप देखोगे ट्रीटी साइन हुई है पीस के लिए, अभी का गाजा पीस प्लान क्या है, बोर्ड ऑफ पीस क्या है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अब आप इजीली बता पाओगे अगर आपने एक तो पिछले वाला न्यूज़पेपर एनालिसिस और एक इसराइल गाजा वाला जो वीडियो था वो देखा है। वैसे ही आप देखोगे मैंने ग्रीनलैंड का पूरा इशू, ठीक है, कि ग्रीनलैंड क्या है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको यूएस खरीदना चाहता है। प्लस आप देखोगे, हाँ, प्लस आप देखोगे कि ग्रीनलैंड जो है मतलब जब यूएस परचेज करने की बात कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो नाटो के कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस चालू किया है, तो वो क्या है। प्लस आप देखोगे क्या यूएस ने पहले भी कभी कोई टेरिटरीज परचेज करी हैं, तो यहाँ पे मैंने अलास्का, लुइजियाना, इन सारी स्टेट्स का एग्जाम्पल लेके आपको पूरा ग्रीनलैंड का इशू टॉप से बॉटम तक समझाया। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प साहब जो हैं वो जितनी भी पोस्टिंग्स उनको करनी होती है वो ट्विटर वगैरह पे नहीं करते हैं, वो बेसिकली उनका खुद का एक सोशल मीडिया कंपनी है ट्रुथ सोशल करके, वहां पे तो ट्रुथ सोशल का पूरा चीज बताया। यहां से मैंने आपको ऑल्ट टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, ऑल्ट टेक क्या होता है, इसके बारे में पूरा समझाया। तो एक एक इशू हमने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। वैसे ही आप देखोगे येमेन और कुर्दिस्तान, सॉरी येमेन नहीं, अपने कुर्दिस्तान वाला जो पूरा इशू है कि कुर्द्स कौन है, ठीक है, वो क्या उनका पूरा इशू है, वो कब से आप देखोगे अपने लिए खुद की सेपरेट कंट्री मांग रहे हैं, अभी वो कहाँ कहाँ पे बेस्ड हैं, ठीक है। प्लस आप देखोगे अभी सीरिया में क्या चल रहा है इनको लेके, वो पूरा इशू है, ठीक है। तो अपन ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में डिस्कस करी हैं कि अब अगर आपने ये पेपर देखे हैं, एनालिसिस देखा है, कुछ नहीं देखा तो बस पीछे वाला वीडियो एक ज़रूर देख लो। मैं सच बोल रही हूँ कि उस 1 घंटे के वीडियो में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना वो शायद अगर आप खुद से सर्च करोगे 10 जगह पे, क्योंकि मेरे को वो बनाने में आप सोचो कि ये क्यों डिले हुए होंगे, क्योंकि इनको पढ़ने में टाइम लगा और मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको उसके बाद वो कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आई थिंक इतना ज्ञान काफ़ी है। अब अपन चलते हैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस पे जो अपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे एक जो आर्टिकल आप देख पा रहे हैं वो है चाइना से रिलेटेड, कि यहाँ पे कनाडा, मैंने आपको बताया था ना, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेसिकली विजिट पे थे, वो चाइना गए थे और जी जिनपिंग से जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उनसे मिले थे, ठीक है। और वहाँ पे जाके एक डील हुई है कनाडा और चाइना की। आप सोचोगे पूरी दुनिया में एक मतलब होता है तहलका मचाया हुआ है कि यूएस जो है चाइना के साथ जो भी डील कर रहा है, रशिया के साथ जो भी डील कर रहा है, ईरान के साथ जो भी डील कर रहा है, उन पे ऑलरेडी आप देखोगे सैंक्शंस लगाता जा रहा है, टैरिफ्स लगा रहा है। और उसी के बैकयार्ड में जहां वो लैटिन अमेरिका पे इतनी धमकी देते रहता है, उसी के बैकयार्ड में कनाडा को वो ट्रम्प साहब ऑलरेडी बोल सके हैं इनको तो मैं कंट्री क्या, इनको तो मैं यूएस की एक मतलब स्टेट बनाऊंगा। तो जहां पे इतने सारे इशू चल रहे हो वहां सोचो कनाडा के जाके ये स्टेप लेना कि वो चाइना जाके चाइना से एक डील करके आ रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टाइप की, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि कनाडा और चाइना में एक डील हुई है। अब वो डील क्या है, वो डील ये है कि कनाडा जो है, आपको पता है कि चाइना, क्योंकि अभी यूएस जो है उसका पूरा मार्केट ठप हो गया क्योंकि यूएस ने उसके ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स लगा रखे हैं, तो वो सारा जो मार्केट है वो डाइवर्सिफाई करा उसने, और इस वजह से आप देखोगे कि अब वो एक्सपोर्ट्स के नए डेस्टिनेशन ढूंढे। इसीलिए आप देखोगे कि ओवरऑल हो सकता है यूएस और चाइना का व्यापार तो कम हुआ, लेकिन चाइना का जो फिजिकल सरप्लस होता है, जो ट्रेड सरप्लस है, वो अभी भी $1.2 ट्रिलियन था, मतलब 2015 से पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा। अब इसके बीच में हुआ क्या है कि चाइना के पास, चाइना में आपको पता है ना, आपने BYD करके अपनी एक गाड़ी देखी होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो अपने इंडियन सड़कों पे भी घूमती है। तो ये BYD बेसिकली एक चाइनीज कंपनी है जिसकी ईवीज आती है, ठीक है। तो चाइना ने कनाडा के साथ एक डील करी है कि चाइना क्या करेगा, कनाडा बेसिकली चाइना से 100% टैरिफ फ्री, मतलब इन पे कोई आप देखोगे इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज वगैरह नहीं लगाई जाएंगी, तो टैरिफ कोई नहीं लगेगा। तो यहाँ से आप देखोगे लगभग 49,000 जो कार्स हैं पहले साल में, उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा 75,000 के आसपास, फिर बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे करके चाइना जो है अपनी कारें अब कनाडा में बेच सकेगा। तो उसके बदले ऑब्वियसली कनाडा ने भी कुछ एक्सेस मांगा होगा, तो कनाडा ने चाइना से एक्सेस मांगा है कैनोला ऑयल का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैनोला क्या होता है, ठीक है। और याद रखना है कैनोला ऑयल इंडिया में इतना यूज नहीं होता, हमारे यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो होता है सरसों का तेल या फिर मस्टर्ड, ठीक है। होता क्या है, मस्टर्ड एक फैमिली है, ठीक है। मस्टर्ड एक फैमिली, मस्टर्ड है ना जिसको अपन ब्रासिका बोलते हैं, साइंटिफिक नेम ये होता है। तो ब्रासिका एक फैमिली है, ठीक है। उस फैमिली में बहुत सारी
अलग अलग क्रॉप्स हैं, जैसे उसमें सरसों आती है, उसमें तोरिया भी आती है, ठीक है। और उसी में आप देखोगे एक कैनोला रेप सीड आता है, ठीक है, रैप सीड। और इसी का एक रैप सीड का वर्जन है कैनोला, ठीक है। एक्चुअली कैनोला का फुल फॉर्म यही है, कैनेडियन ऑयल लोअर एसिडिक, ठीक है। तो ये क्या है कि कनाडा में एक क्रॉप इजाद होती है कि रैपसीड जो होता है, मतलब आप ऐसे समझो कि विदेशी सरसों, ठीक है, या सरसों ही मान लो। तो जो सरसों है उसमें क्या होता है, यूरिसिक एसिड करके होता है, ठीक है। यूरिसिक एसिड होता है एक, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और ये जो एसिड होता है ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, स्पेसिफिकली हार्ट की हेल्थ के लिए। तो रेप सीड की ही ब्रीडिंग प्रोग्राम चला के, ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, या तो आप बेसिकली मतलब है ना कोई नए कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी क्रॉप में डालना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उसकी ब्रीडिंग करते हो। मतलब आप उसको किसी और प्लांट के साथ क्रॉस करा के फिर वो मतलब अलग अलग तरीके की ब्रीडिंग होती है, मास रिप्रोडक्शन, सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, ये सब एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है जो आपको नहीं जानना है। आप सिर्फ इतना जानो कि जैसे अपने यहाँ कुत्तों की ब्रीडिंग कराते हैं ना, कि उसके बच्चे प्रोजेनीज पैदा हो, और कई बार आप देखते हो कि सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इसलिए आप बोलते हो कि नहीं हम इस कुत्ते से नहीं, हम किसी और कुत्ते से इसकी ब्रीडिंग कराएंगे, मीटिंग कराएंगे। वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। तो उन्होंने क्या करा, जो रैपसीड यहाँ पे कनाडा में उगती थी उसकी ब्रीडिंग कराई एक सुपीरियर क्वालिटी से, तो वहाँ से उनको क्या निकल के आता है, एक नई वैरायटी निकल के आती है जिसको वो कनोला बोले। इस कनोला की स्पेसिफिकली बात क्या है, ये भी एक एडिबल ऑयल ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। लेकिन इसमें जो यूरिसिक एसिड की मात्रा है, जो मस्टर्ड में 40-45% होती है, यहाँ पे 2% से भी कम हो जाती है। ये आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव कर देता है। प्लस आप देखोगे इसमें जो आपका फैट होता है, आपको पता है दो तरीके का फैट होता है, एक तो गुड फैट होता है जो आपकी बॉडी को अच्छा होता है, और एक होता है बैड फैट। जैसे आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये सब सुने होंगे, ये आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, ठीक है। लेकिन टू मच ऑफ दिस इज ऑल्सो हार्मफुल। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में गुड फैट जो होता है उसकी मात्रा बढ़ाता है, बैड फैट की मात्रा कम करता है। इसको ऐसे याद करो, ठीक है। तो कनोला जो है उनका ही एक बनाया हुआ प्रोडक्ट है, और कनाडा इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे इंडिया में क्या होता है, सरसों, ठीक है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एडिबल ऑयल है जो उगाया जाता है वो है मस्टर्ड, और मस्टर्ड से निकलने वाला ऑयल जिसको अपन सरसों का तेल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि कैनोला के लिए उन्होंने चाइनीज मार्केट का ओपनिंग करवा दिया है, कि चाइना में अब वो लोग अपना कैनोला ऑयल टैरिफ फ्री बेच पाएंगे। ओके, तो ये आपका पूरा न्यूज़ था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने आपको बताया ना कि लगभग आप देखोगे कि चाइना जो है बेसिकली उसका जो टैरिफ है, मतलब ऑलमोस्ट टैरिफ फ्री तो नहीं है, बट 85% टैरिफ लगा रखा था। अब आप सोचो सिर्फ 14% के आसपास आप आ गए, सॉरी 84 से 15% पे आ गए। तो जो चीज़ पहले आपने 100 रुपये का टैक्स लगा रखा था, आप 14 लगाओगे, तो ऑब्वियसली कोई चीज़ कितनी सस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पूरा आर्टिकल का एनालिसिस था। फिर सेकंड है ये येमेन वाला इशू। अब हुआ क्या है, येमेन वाला इशू मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया है, तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ कि येमेन में चल क्या रहा है। सबसे पहले आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि येमेन की लोकेशन क्या है, ठीक है। दूसरा, येमेन में क्यों फाइटिंग चल रही है। तो पहले तो आप देखोगे वहाँ पे कोई रिबेल्स थे, रिबेल्स की गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइटिंग चल रही थी। अब आप देखोगे दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक सऊदी बैक ग्रुप है और एक यूएई बैक ग्रुप है। तो इनकी फाइटिंग चल रही है, ठीक है। और ये चल रही है सदर्न येमेन में, जहाँ पे आप देखोगे पहले एक सिटी आती थी एडन की, उसके आसपास उनका जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह भी है, तो वहाँ पे ये फाइटिंग चल रही है। तो अभी क्यों चल रही है ज़रा मुझे बताओगे आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने पहले के न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। अब हुआ क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि ट्रंप ने बेसिकली बोला मुझे ग्रीनलैंड खरीदना है। ग्रीनलैंड में हड़कंप मचा, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और मना कर दिया। इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के जेडी वैंस, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे वैंस ने बोला हमें चाहिए, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बेचेंगे जो भी है। उसके बाद ट्रंप ने क्या करा, इन पर 10% के टैरिफ लगा दिए उल्ट, और इन कंट्रीज ने क्या करा, एक ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस शुरू करा, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने अपने मिलिट्री कॉम्बैट फोर्सेज ये सारे ग्रीनलैंड में भेजे हैं सपोर्ट दिखाने के लिए और प्रिपेयर रहने के लिए इतनी हार्श कंडीशंस में अगर कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन आती है। अब ट्रंप ने बोला कि मैं 10% से बढ़ा के टैरिफ 25% भी कर सकता हूँ, पर ये कंट्रीज ट्रस्ट से मस नहीं हो रही हैं। अब ट्रंप क्या बोल रहा है कि जो कंट्रीज ग्रीनलैंड को सपोर्ट कर रही हैं, समझ में आ रहा है, जो ग्रीनलैंड को सपोर्ट कर रही है मैं उन पे भी टैरिफ लगा दूंगा। तो अगर सपोज इंडिया सपोर्ट कर रही है तो इंडिया पे भी टैरिफ लग सकता है। अब यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, जो अभी इस वक्त यूपीएससी के इंटरव्यूज में भी पूछा जा रहा था, वो ये था कि क्या कोई प्रेसिडेंट देश का, या अपन प्रेसिडेंट तरीके से क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। आपको ये पता है कि अपने देश में 3 पिलर्स होते हैं गवर्नेंस के, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो होता है जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लॉज को इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी वो होती है जो बेसिकली लॉज को इंटरप्रेट करके बताती है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। इंडिया में आपको पता है
ये अच्छा छोड़ो, ये अभी गवर्नेंस पे नहीं जाते, बट एक बात बताओ, क्या किसी भी देश में, क्योंकि आपको पता है कि डे टू डे गवर्नेंस वाला जो काम है वो तो सारे एग्जीक्यूटिव ही करते हैं, और एग्जीक्यूटिव में भी हाईएस्ट या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो क्या प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से चाहे किसी पे भी आप देखोगे टैरिफ लगा सकता है, कब चाहे हटा सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? या फिर इसमें कोई पार्लियामेंट का हस्तक्षेप ही नहीं है? तो यूएस में क्या है, बेसिकली उनके पास एक एक्ट है जिसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल एक इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस समय आप देखोगे वहां के प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स है। ये 1977 के आसपास वहां पे पास हुआ था। तो उसके अंदर प्रेसिडेंट को ये दे रखा है कि अगर वो कोई इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित कर देते हैं तो उसके दौरान वो किसी भी मतलब यूएस के नेशनल सिक्योरिटी के हित में वो बेसिकली किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड ब्लॉक कर सकते हैं, टैरिफ्स लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत हाई टैरिफ्स इंपोज कर सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग टैरिफ्स है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को यूज करके आप देखोगे ट्रम्प जो है वो ये सारे सैंक्शंस लगाते हैं। उसके अलावा भी आपको पता है कि इससे पहले जब ट्रम्प जब आए थे फर्स्ट उसमें, तो उन्होंने कार्सा एक्ट लेके आया था। ये था काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, कि मैं सैंक्शंस लगा के जो अमेरिका के एडवर्सरी हैं, जो अमेरिका के हितैषी देश नहीं है, जैसे उस टाइम उन्होंने रशिया, चाइना और ईरान को माना था, तो जो भी ये कंट्रीज है इनके ऊपर मैं बेसिकली सैंक्शंस लगाऊंगा। तो इस एक्ट के थ्रू, और एक्ट कब बनता है आपको पता है कि कोई भी एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट उस मतलब यूएस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस और सेनेट के थ्रू पास होता है, तो वहां पे अप्रूव हुआ होगा तब ये एक्ट बना होगा। वैसे अभी यूएस जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्रम्प साहब ने एक रशियन सैंक्शंस बिल, जो एक्ट तब बनेगा जब वो मतलब पारित कर दिया जाएगा दोनों हाउसेस से, तो रशियन सैंक्शन बिल भी इंट्रोड्यूस करा है जिसमें वो रशिया पे और ज्यादा सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं। ठीक है, तो इन पावर्स को यूज करके आप देखोगे अमेरिका में ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं इस पावर के अंदर ये टैरिफ्स लगाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको खुद से पूछनी चाहिए कि क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है कि कल को इंडिया चाहे, तो आपको पता है कि हमने भी तो लगाए थे रिटेलिएटरी टैरिफ जो थे, हमने यूएस पे लगा दिए थे, तो क्या इंडिया में भी हम लगा सकते हैं? देखो आइडिया ये है कि इंडिया में जो कस्टम्स एक्ट होती है, कस्टम टैरिफ एक्ट वगैरह होती है, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी पावर हमने दे रखी है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट जो होता है बेसिकली मार्केट के हिसाब से देखते हुए इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टैरिफ्स वगैरह लगा सकती है, बट इंटरनेशनल लॉज के अंदर रहते हुए। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप सपोज टैरिफ 20% था और आप इसको इंक्रीज करके 40% कर रहे हो, तो गवर्नमेंट उस टाइम तो लगा सकती है, लेकिन ये जो भी काम जो गवर्नमेंट कर रही है इसको ये बाद में पार्लियामेंट के थ्रू पास करवाना पड़ेगा। पार्लियामेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, कम कर सकती है, अमेंड कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बट ये बाद में पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है। ओके, तो इंडिया में भी गवर्नमेंट कर सकती है कुछ भी उस टाइम पे, लेकिन बाद में इसको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है। ठीक है, फिर एक न्यूज़ आर्टिकल आता है वेनेजुएला से। तो वेनेजुएला में आपको पता है कि निकोलस मदुरो को ले जाने के बाद वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट थी, कौन थी? डेल्सी रॉड्रिगीज, है ना, वो बेसिकली उस देश को चला रही हैं। और वहाँ पे एक ऑपोजिशन लीडर है जो ये है मरिया कोरिना मकाडो। ठीक है, ये इनको 2025 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, और आपको पता है कि ट्रम्प साहब जो है कब से नोबेल पीस प्राइज को एम कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा, इनकी एक मीटिंग थी व्हाइट हाउस में ट्रम्प के साथ, तो इन्होंने अपना नोबेल प्राइज जो है वो ट्रम्प जी को दे दिया एज अ होता है ना, गुडविल जेस्टर हो जाएगा, एज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट का साइन हो जाएगा, और ये बताने के लिए कि भाई ठीक है, हम जो है एक तरीके से मतलब यूएस को चाहते हैं कि वो वेनेजुएला को ढंग से मतलब ट्रीट करे। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए ना वो ये है कि क्या ऐसे कोई भी व्यक्ति उठा के अपना नोबेल प्राइज किसी को दे सकता है क्या? और क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? मतलब जैसे इन्होंने अपना, मरिया ने अपना नोबेल प्राइज ट्रम्प को दे दिया, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि अब ट्रम्प साहब के पास नोबेल प्राइज है? तो इस पर तुरंत आप देखोगे, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज जो है, वैसे तो सारे नोबेल प्राइजेस कहाँ से मिलते हैं? स्वीडन से। ठीक है, लेकिन नोबेल जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे से दिया जाता है। तो नॉर्वेजियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नोबेल प्राइजेस जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं है। आपको जो कैश प्राइज, मनी या ऐसी कोई वस्तु मिल रही है, कोई गुड मिल रहा है उसके साथ, वो आपकी मर्जी, आप उसको बेचो, उसको रखो, उसको सेल करो, ट्रांसफर करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको जो टाइटल मिला है, ठीक है, आपको ये जो मेडल मिला है, जो आपके मतलब आपको ये जो उपाधि मिली है, स्टेटस मिला है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये परमानेंट है। एक बार अगर आपको मिल गया तो ठीक है, आप इसको ना तो छीन सकते हो ना इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक गुडविल जेस्टर है। इसके पहले भी आप देखोगे, जैसे जेम्स वॉटसन, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो डीएनए का मॉडल नहीं आता डबल हेलिकल, उसमें आपने सुना होगा कि जेम्स वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने बेसिकली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया था, तो इनको 2014 में मिला था। तो इन्होंने अपना जो मेडल था वो बेच दिया था। $67 मिलियन कुछ मतलब मिले थे इनको, फिर वापस $6.7 मिलियन मिले थे, फिर वापस इनको रिटर्न भी कर दिया गया था जिसने लिया था। वैसे ही आप देखोगे इसके पहले भी एक रशियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने
ये जो नोबेल प्राइज़ था वो बेच दिया था $107 मिलियन के लिए, ताकि वो यूक्रेन में, जो रशिया यूक्रेन में की वॉर की वजह से जो बच्चे बेघर वगैरह हुए हैं उनके कहीं ना कहीं वेलबींग के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए उन्होंने अपना मेडल बेचा था। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे एक पहले भी किसी ने ट्रांसफ़र करा है, पर मैं फिर से बोल रही हूँ, आप मेडल हो गया, आप कोई गुड हो गया, कोई प्राइज़ मनी हो गया, उसके साथ कुछ कर रहे हो, उसको उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो स्टेटस आपको टाइटल मिला है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो ज़िंदगी भर आपका ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप नोबेल प्राइज़ विनर्स की जो वो वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी अभी भी आप देखोगे मरिया का नाम आएगा, ट्रम्प का नहीं। ओके, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है काजीरंगा से। मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छा न्यूज़ है ये। आपको पता है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्दो हम जो है ना ये टॉपिक बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं ऊपर ऊपर से यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ। देखो, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है क्या, क्योंकि आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है। आपने सुना होगा कि सिटी में शेर आ गए, टाइगर आ गए, है ना, लेपर्ड्स आ रहे हैं, फिर वो बच्चों को उठा के ले गए, उन्होंने खा लिया। गाँव में बहुत बार ऐसा हो रहा है। फिर लोग रिटेलिएटरी किलिंग करते हैं, टाइगर को जानबूझ के मतलब कुएं के अंदर धंसाते हैं, उसको आप देखोगे मारने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। तो इसी को बेसिकली मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। तो डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो जो नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, एक नकारात्मक तरीके का इंटरेक्शन जो हो रहा है मैन और एनिमल्स के बीच में, उसको अपन बोलते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये हो क्यों रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे आपको पता है कि जो टेरिटरीज थी, पहले जंगल वगैरह थे, वहाँ पे एनिमल्स रहते थे, लेकिन हमने डिफॉरेस्टेशन किया, अर्बनाइजेशन किया, सिटीज़ को जंगल के पास लेके जाने लगे, वहाँ पे फैक्ट्रीज बसाने लग गए, वहाँ लोगों की बसावट हो गई, वहाँ पे अपने देखिए लाइफ स्टॉक वगैरह चराने लग गए। तो ऑब्वियसली हमारा और एनिमल के बीच का जो डिस्टेंस था वो कहीं ना कहीं कम हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एनिमल्स को जंगलों के बीच में खाना वाना ढंग से मिल नहीं रहा है। ठीक है, या फिर और मतलब वो सारी चीज़ें, और आप देखोगे उन्हीं के बाजू में नेबरहुड्स होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, डंपिंग यार्ड्स हैं, वेस्ट बने हुए हैं, वहाँ पे कुत्ते वगैरह होते हैं, तो लेपर्ड्स टाइगर्स को खाने के ईजिली साधन मिल जाते हैं। और तीसरा हो रहा है कि पॉपुलेशन, हमारी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और हम जो कंजर्वेशन एफर्ट्स ले रहे हैं, एनिमल्स की भी बढ़ रही है, लेपर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, टाइगर की बढ़ गई, लायन की बढ़ गई, पर एरिया तो सेम ही है ना इंडिया का। तो फिर आप उस एरिया में किस किस को सर्वाइव कराओगे। ठीक है, इस वजह से आप, ये कुछ कारण है जिस वजह से आप देखोगे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि भाई जैसे नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपने इसके बीच में से सड़क बना दी। अब जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रोड्स बना दिए, रेलवेज बना दिए, हाईवेज वगैरह बना दिए, है ना, तो अब क्या होगा, यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी, पर वाइल्ड लाइफ भी तो क्रॉस करती थी, तो ये आपस में टकरा जाते हैं, फिर इनकी मतलब डेथ हो जाती है। वो तो ये सारी चीज़ों में एक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको मिल जाएंगे। जैसे हाँ, एक और इसका बेस्ट एग्जांपल है काजीरंगा ही क्यों। काजीरंगा में आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा निकलती है उसके बीच में से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा में जब भी फ्लड्स आते हैं तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो सारे ऊपर की तरफ जो आबादी वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं, तो वापस से फिर एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो ये कुछ मेजर मेजर रीजन है जिस वजह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि अपन काफ़ी सारी चीज़ों को तो सॉल्व कर नहीं सकते, कि ग्लोबल वार्मिंग तो एक दिन में सॉल्व हो नहीं सकती है, जो भी है। ठीक है, फ्लड्स वाला इशू भी परमानेंट रहेगा ही, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा वहाँ से बहती है तो पानी उसमें भरता है मानसून के टाइम पे। लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इशू है इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, कि भाई ये जो मतलब मौतें हो रही हैं इस वजह से कि वहाँ पे ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं वो क्रॉसिंग के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत बार आपने सुना होगा कि हम लोग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाते हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स क्या होते हैं कि जैसे ये सड़क जा रही है तो आपने इसके या तो अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड ऐसे एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना दिया, जैसे ओरिजिनल जंगल जैसा ही दिखता है, ताकि जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह क्रॉसिंग कर पाए। ठीक है, तो ये तो होते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कि आपने वाइल्ड लाइफ के बनाए हैं। अब ये क्या है, काजीरंगा में एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ नहीं जाएगी, हम जाएंगे। वाइल्ड लाइफ अपने रास्ते जाएगी, हमने अपने जाने के लिए क्या करा है, उस हाईवे के पाथ को ऊपर की तरफ कर दिया है, तो नीचे से वाइल्ड लाइफ निकल जाएगी, ऊपर से हम आ जाएंगे, तो कोई कोलिजन वगैरह होंगे ही नहीं। वैसे आपने कई बार सुना होगा कि असम वगैरह में क्या होता है, जैसे ये जो एलिफेंट्स होते हैं, ये ऐसे रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ से ऐसे ट्रेन जा रही है, सडनली आप देखोगे, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एलिफेंट्स, 5 लोगों का एलिफेंट्स का हर्ड का ग्रुप था, वो ट्रेन के सामने आके उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तो ट्रैक्स में आप सेंसर्स लगा रहे हैं, तो जैसे ही एलिफेंट्स पैर रखते हैं तो सेंसर जोर जोर से बजने लग जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो फिर से पीछे की तरफ चले जाते हैं। या फिर आप क्या करते हो, ग्रीन फेंसिंग, तो रोड्स या रेलवेज के अराउंड आप क्या करते हो, ऐसे बहुत सारे पेड़ लगा देते हो, ग्रीन फेंसिंग कर देते हो, तो फिर क्या होता है, हाथी अगर आएगा भी तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो वापस पीछे चला जाएगा, क्योंकि उसको क्रॉस करने की जगह नहीं मिल रही है। या फिर आप यहाँ पे बैम्बूज वगैरह लगा देते हो, उसका ऐसे वायर, या फिर आप इलेक्ट्रिक वायर कर लेते हो जिसमें से शॉक वगैरह आते हैं, तो जैसे ही वो टच करता है उसको करंट लगेगा, तो वो इसको क्रॉस नहीं करेगा, वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक जो आपने एक बी
प्रोग्राम करके चालू किया था, जहाँ पे आपने क्या करा, ये जो हनी बीज होती है, आपकी मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके जो बॉक्सेस थे वो आपने यहाँ पे लगा दिए और इनको एक तार से कनेक्ट कर दिया। सपोज ये हाथी है, इसको क्रॉस किया तो ये तार हटेगा, ये तार हटते ही आप देखोगे इस बॉक्स में से बहुत सारी मधुमक्खियाँ आएंगी। वो आएंगी तो हाथी की सूंड के अंदर घुसेंगी, हाथी को परेशान करेगी, हाथी यहाँ से डर के पीछे भाग जाएगा, वो आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे ऐसे ऐसे कुछ नॉवल आप तरीके निकालते हो ताकि ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से जो जाने जा रही है नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है, ये हम कम कर सकें। फिर चलते हैं, एक आपने सुना होगा बीच में न्यूज़ आई थी, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले को तो नहीं, 2-3 महीने हो गए, कि एक मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस यशवंत वर्मा जी, उनके घर में आग लग गई और उस घर में जब आग लगी तो करोड़ों रुपए जो था कैश के फॉर्म में वो जला हुआ वहाँ से मिलता है। और ये बहुत बड़ा न्यूज़ मिल गया था, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कहने की बात नहीं है, इससे आपको भी पता है कि क्या मतलब क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इनके खिलाफ आप देखोगे लोकसभा स्पीकर ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है, इंक्वायरीज एक्ट के अंदर, जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर, और ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए ये बोलते हुए कि ये गलत है, आप ऐसी कोई कमेटी बैठा नहीं सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, उन्होंने बोला इनको कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, और अब जो भी डिसीजन होगा वो बेसिकली प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही दिया जाएगा। ठीक है, फिर एक बड़ा न्यूज़ आर्टिकल है बेसिकली आपके विंटर से रिलेटेड। देखो, आपको सबको पता होगा कि विंटर तो ज़ोरदार पड़ी है, लेकिन क्या होता है दिसंबर जनवरी के टाइम पे आपको पता है बहुत सारा स्नोफॉल और रेनफॉल आता है। स्नोफॉल आता है आपका हिमाचल उत्तराखंड वो वाले रीजन्स में, और रेनफॉल आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स होते हैं वहाँ पे आता है। इसको अपन विंटर रेंज जो होती है उसको अपन मावट भी बोलते हैं, अगर किसी को याद हो तो, है ना, नॉर्मल भाषा में, कि मावट आएगा। ये मावट आता क्यों है? बेसिकली आपने अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसको अपन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम से जानते हैं, या फिर आपने वेस्टर्लीज विंड्स का नाम सुना होगा। ठीक है, वेस्टर्लीज क्या होती थी? वेस्टर्लीज बेसिकली हाई एल्टीट्यूड पे 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे वेस्ट से ईस्ट, आपको पता है हवाओं के नाम उस जगह से होते हैं जहाँ से वो निकलती हैं, तो वेस्ट से ईस्ट जाने वाली हाई एल्टीट्यूड पे तेज बहती हुई हवाएं, ठीक है, जो पूरे अर्थ में फ्लो करती हैं, ओके, उसको अपन वेस्टर्लीज बोलते हैं। एंड ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? तो अपने को पता है साइक्लोन्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, और एक अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऐसे समझो कि मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे कोई लो प्रेशर डेवलप हुआ और इसके आसपास आप देखोगे, क्योंकि मेडिटेरियन सी तो ट्रॉपिक रीजन में आता नहीं है, तो यहाँ पे कोई टेम्परेट या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एक लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप होता है। और ये स्टॉर्म क्या होता है? वेस्टर्लीज की वजह से ये वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है। अब बीच में जब ये क्रॉस करेंगे तो आपको पता है कि मेडिटेरेनियन सी है, फिर यहाँ पे कैस्पियन सी आता है, एक ब्लैक सी भी आएगा, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे पर्शियन गल्फ भी आएगा। तो जैसे ये हवाएं जा रही हैं तो ये क्या करती है, यहाँ से मॉइस्चर पिकअप करती हैं, और फिर क्या होता है, ये जैसे ही इंडिया वगैरह आती है, यहाँ पे माउंटेन से टकराती हैं या ईस्टर्ली विंड से टकराती हैं, तो फिर ये इनके साथ टकरा के ये सारा जो पानी होता है या हाई एल्टीट्यूड में स्नोफॉल होता है वो देती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है विंटर रेन्स? क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सीजन्स हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी जो है, वो सीजन्स के हिसाब से चलती है। एक होता है खरीफ, एक होता है राबी, और एक होता है जायद। ठीक है, खरीफ सीजन क्या होता है? जब आप समर सीजन में क्रॉप ग्रो करते हो। राबी सीजन क्या होता है? जब आप विंटर्स में क्रॉप ग्रो करते हो। जैसे इसका एग्जांपल होता है वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी राबी क्रॉप्स हैं। फिर जायद जो इन दोनों के बीच का एक छोटा सा सीजन होता है जिसमें आप मस्क मेलन, वाटर मेलन, ये सारी चीज़ें ग्रो करते हो। तो ये जो राबी क्रॉप्स होती है इनकी पानी वगैरह के लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मावट, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। वैसे ही जो ये विंटर में रेनफॉल होती है, क्योंकि समर्स में जो रेनफॉल हो रही है आपको पता है वो तो मतलब लोगों को इतना ड्राई उस टाइम पे रीजन होता है कि समर में सारा पानी खत्म हो जाता है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो होता है, एक्स्ट्रा पानी जो आ रहा है, तो बर्फ यहाँ पे जमती है, फिर वो समर के टाइम पे मेल्ट होकर आपको पानी पहुंचाती है, तो ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज हो रहा है ये सारा विंटर रेन्स के जैसे होता है। तो अगर ये विंटर रेनफॉल्स नहीं होंगी तो ऑब्वियसली हमारा जो इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है, वो सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं। अब साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, इनफैक्ट आपको ये उनको भी बताने की जरूरत नहीं थी, आपने देखा होगा इस बार स्नोफॉल और रेनफॉल जैसी चीज़ें तो हुई नहीं है। ठीक है, जितनी रेन एक्सपेक्टेड थी सिर्फ उसकी 8% ही हुई है, और इसका जो कारण है, ये जो ड्राई विंटर का कारण है वो क्या है? बेसिकली अपने लो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस बार ट्रिगर ही नहीं हुए हैं, है ना, ढंग से आई नहीं है, इस वजह से हमारे यहाँ पे रेनफॉल भी हुई नहीं है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि एक बात चल रही है, और अभी अपने को 26 जनवरी को पता भी लग जाएगा, इंडिया ईयू के बीच में एक एफटीए का वार्तालाप चल रहा है। और मैंने आपको पिछली वाली क्लास में, हाँ, एक और चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो था ईयू, कि ईयू की पूरी हिस्ट्री क्या है, ईयू कैसे बना, कैसे बन के आता है, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिस्ट क्या है। मैस्ट्रिस्ट आपको पता है एक कंट्री है, कहाँ पे है मैस्ट्रिस्ट? एक कंट्री आई थिंक नेदरलैंड्स में है, ठीक है,
और फिर लिस्बन पोर्टुगल में है। ट्रीटी ऑफ लिस्बन क्या है, ईयू के अलग अलग ऑर्गन्स क्या हैं, जैसे उनका सेंट्रल बैंक, यूरोजोन है ना, काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल, ईयू की काउंसिल और काउंसिल ऑफ ईयू, फिर यूरोपियन ईयू का पार्लियामेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। अब मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि जैसे 27 मेंबर्स हैं ईयू में, 21 हैं यूरोजोन में, और बुल्गारिया जो था वो लेटेस्ट कंट्री है जिसने एक्सेप्ट किया है यूरो को एज अ करेंसी। अपने देखा था ना, बुल्गारियन जो उनकी करेंसी थी उसको हटा के अब उन्होंने यूरो को एक्सेप्ट किया है, तो वो 21वां मेंबर बने। जनवरी 2026 की बात है ये, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं, ईयू में जो कंट्रीज नहीं थी, आइसलैंड, नॉर्वे, लिंचेस्टाइन और स्विट्जरलैंड, इन चारों ने अपना एक यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रखा है जिसको अपन ईएफटीए के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने ईएफटीए के साथ ऑलरेडी एक एफटीए कर लिया है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, बट मेजर पॉइंट ये था कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे ये चारों कंट्रीज मिलकर इंडिया में 15 सालों में। फिर आपको मैंने पहले बताया था जब अपन इंडिया न्यूजीलैंड पढ़ रहे थे कि इंडिया न्यूजीलैंड का भी एफटीए हुआ था जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई कि एक तो टूरिज्म एक्सचेंज को लेके, स्टूडेंट एक्सचेंज को लेके, हायर एजुकेशन को लेके, स्किल प्रोफेशनल्स को लेके, वीज़ा के एग्जेम्पशंस को लेके, प्लस आप देखोगे साथ में इन्वेस्टमेंट को लेके भी हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड ने प्रॉमिस किया है कि वो $15 बिलियन जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। तो अब इंडिया ईयू का जो एफटीए है वो भी यही बोल रहे हैं कि जब भी एफटीएज अब जो हो रहे हैं वो इंडिया के हित में हो रहे हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे नई हमें सीखने को मिलेगी। ईयू का मार्केट भी इंडिया के गुड्स के लिए खुल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग यूएस ने हम पे टैरिफ्स लगा रखे हैं, ठीक है। फिर एक जस्ट खबर है कि सेंसस जो होने वाला है, जो 2021 में होना चाहिए था, आपको पता है हर 10 साल में होता है। इंडिया में पहला सेंसस जो था वो 1871 में हुआ था, लेकिन 1881 से आप देखोगे हर 10 साल में रेगुलरली हो रहा है, ठीक है। लेकिन 2011 के बाद 2021 में होना था, 21 में पैंडेमिक था तो उसके बाद उसकी डेट बढ़ा दी गई थी, 2023 बोला था। लेकिन तब जब शुरू किया तो कास्ट सेंसस को लेके इश्यूज आ गए थे, और उसके बाद जब ये सेंसस वाले लोग किसी के घर पे गए थे तो उन पे आप देखोगे लोगों ने अटैक्स वगैरह कर दिए थे, वॉयलेंटली आप उससे डील किया था। तो ये सेंसस बंद करके फिर बोला था कि 2027 में हम इसको प्रॉपर करेंगे। तो अब उसके लिए आप देखोगे तैयारियां चल रही है क्योंकि 2026 आ चुका है। तो यूपी आपको पता है एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे कुछ पहले मास्टर ट्रेनर्स बनाए जाएंगे, वो अपने नीचे के ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे। इनके नीचे आप देखोगे इन्यूमरेटर प्रोफेशनल्स होंगे, और फिर ये इनके नीचे बहुत सारे इन्यूमरेटर्स होंगे जो घर घर जाके सेंसस का डेटा कलेक्ट करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंसस 2027 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? 3-4 चीज़ों की वजह से। एक तो ये फर्स्ट इंडिया का सेंसस होगा जो पेपरलेस होगा, कंप्लीटली डिजिटल होगा, ठीक है। इसने ना ही सिर्फ डेटा एनालाइज डिजिटली होगा, बट आप देखोगे जो डेटा लिया जा रहा है वो पूरा रियल टाइम में, क्योंकि सारे जो इन्यूमरेटर्स है जो घर घर जाके डेटा कलेक्ट करेंगे उनको टैब्स वगैरह या मोबाइल फोन्स में एक सॉफ्टवेयर बना के उसी में आप देखोगे पूरा डेटा एंट्री करना होगा, तो रियल टाइम में आप डेटा को ट्रैक कर पाओगे। इस वजह से क्या होता है, डेटा में कुछ अपडेशन करना है, एडिट्स करने हैं, वो सारी चीज़ें आप इजीली कर पाओगे। प्लस आप देखोगे सेंसस 2027 में 2027 में बोला जा रहा है कि कास्ट सेंसस का भी डेटा करवाया जाएगा। इसको लेके बहुत बड़ा इशू था। फिर आपको पता है कि बिहार ने कास्ट सेंसस करा ही लिया था। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने कुछ कुछ ओपिनियन थे, और इस मैटर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सरकार चाहे तो कंडक्ट करवा सकती है। हमारे यहाँ पे क्या है, लास्ट कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था, उसके बाद 1951 में हुआ, लेकिन उसका डेटा पब्लिश नहीं हुआ। और उसके बाद से हमारे यहाँ पे जो डेटा निकलता है वो सिर्फ आप देखोगे ST SCs आई थिंक या OBC का निकलता है ना। हमारे यहाँ पे मतलब ऐसा कोई बहुत क्लियर डेटा नहीं निकलता है सब कास्ट वगैरह का। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर कास्ट, सब कास्ट, ये सारी कैटेगरीज बनाई जाएंगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग सके कि भाई कौन कौन सी कास्ट में आता है, ठीक है। और इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो भी आप देखोगे काफ़ी कुछ कलेक्ट किया जाएगा। इसमें सिर्फ आप पहले तो इसमें क्या होता था, सेंसस में आप देखोगे 2 चीज़ें देखते थे कि भाई आप गए तो आपने पहले, इसके 2 फेजेस में होता है सेंसस, कि पहले आप करते हो हाउस इन्यूमरेशन और फिर करते हो लोगों का इन्यूमरेशन। मतलब पहले चरण में क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ हाउसेज वगैरह काउंट किए जाते हैं, और दूसरे चरण में आके जो लोग होते हैं उनको काउंट करके, पहले क्या होता था आपसे सिर्फ लिटरेसी, एजुकेशन, क्या करते हो, है ना, वो सारी चीज़ें, रिलीजन या कास्ट, ये सारी चीज़ें ही पूछते थे। लेकिन अब आप देखोगे इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी पूछी जाएंगी, है ना। आपका रहने का लाइफस्टाइल, आपके पास मतलब कौन सा मोटर व्हीकल वगैरह है, टीवी है या नहीं है। इससे क्या होगा, आप एक्चुअली में एनालाइज कर पाओगे कि स्कीम्स वगैरह जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो इससे आपको एक्चुअली में पता लगेगा कौन गरीब है, किसको कितनी सहायता मिलनी चाहिए, कैश ट्रांसफर किसको होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो इस सेंसस में आप देखोगे काफ़ी चीज़ें बदली जा रही हैं। फिर वैसे हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। वो है कि इंडिया ने अपना स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया था 16 जनवरी को, ओके। और जब हमने स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया था तो भारत मंडपम पे कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स को इनवाइट किया गया था, वहाँ पे मोदी जी भी गए थे ऑब्वियसली, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो थी वो 16 जनवरी 2015 को लाई गई थी,
2016 को, और 2026 में उसको 10 साल पूरे होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्कीम लाई गई थी स्टार्टअप इंडिया, इसका आइडिया ये था कि इंडिया में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया जाए, इंडिया को एक ग्रेटेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हब बनाया जाए। इंडिया इस वक्त विश्व में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हब है। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तब इंडिया में सिर्फ 500 स्टार्टअप्स थे, लेकिन आज आप देखोगे 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। प्लस आप देखोगे कि इसमें से उस टाइम तो यूनिकॉर्न भूल ही जाओ, अभी आप देखोगे करीबन 150 से ज़्यादा हमारे पास यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? यूनिकॉर्न्स ऐसी कंपनीज हैं जिनका जो वैल्यूएशन है $1 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। जब यही वैल्यूएशन $10 बिलियन से क्रॉस कर जाता है तो उसको अपन डेकाकॉर्न्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यूनिकॉर्न्स एंड डेकाकॉर्न्स। तो इंडिया में कितनी कंपनीज हैं जो यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर सकी हैं? 150 प्लस हैं। प्लस आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे जब ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई थी उसके अंदर पहले बात तो स्टार्टअप की डेफिनेशन बताई गई थी, जो यूपीएससी प्री, आरएएस प्री हर जगह पूछी जा चुकी है, ठीक है। क्या डेफिनेशन होती है कि आपका स्टार्टअप 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, किसी भी ईयर में उसकी जो इनकम है वो 100 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस करनी नहीं चाहिए, रेवेन्यूज जो होते हैं। प्लस आप देखोगे इसमें कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, और ये कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस का रिस्ट्रक्चर्ड वर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखोगे इसमें उन्होंने स्टार्टअप इंडिया मेंटोरशिप हो जाएगा, सीड एक फंड ऑफ फंड बनाया था 10,000 करोड़ का। वैसे ही आप देखोगे एक सीड फंड स्कीम भी लाए थे, इसमें मेंटरिंग वगैरह का भी काम करने का बात किया था, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेटर्स जो होते हैं वो भी बनाने की बात करी गई थी। ऐसे करके आप देखोगे स्टार्टअप्स जो होते हैं, क्योंकि आप एक नई कंपनी जब डालते हो तो उनको फंडिंग, मेंटोरशिप, नेटवर्किंग, ठीक है, मतलब एक जगह इस्टेब्लिश करने की, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल, सबकी इंडस्ट्री, सबकी हेल्प चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया एक बहुत अच्छी स्कीम आई थी, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे लोन्स वगैरह जो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया दोनों में दिए गए थे ना, तो लोन्स भी आप देखोगे प्रोविजन था इसके अंदर कि आप इसमें लोन्स ले सकते हो। जैसे स्टैंड अप इंडिया में क्या था कि विमेन हो गई या ST SC हो गई तो उनको बेसिकली लोन दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया में, लेकिन स्टार्टअप इंडिया में भी आप लोन्स ले सकते थे, ठीक है। तो ये पूरा स्टार्टअप इंडिया का कहानी था। तो इसके अंदर आप देखोगे मोदी जी ने बोला है कि इट्स हाई टाइम इंडिया खुद का AI डेवलप करे, AI खुद के सर्वर्स हो, खुद की टेक्नोलॉजीज हो, हम बाहर की टेक्नोलॉजीज को कॉपी ना करें, ठीक है। उल्टा हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स पैदा हो वो ग्लोबली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हो, ऐसे प्रोडक्ट्स हो जिनको बाहर कहीं भी भेजा जा सके, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाले होने चाहिए, ठीक है। प्लस आप देखोगे कि उन्होंने साफ साफ ये बोला कि इंडिया अभी AI मिशन चालू कर चुका है। हमारे पास आप देखोगे हमने वो GPU प्रोसेसिंग जो होती है, आपको पता है ना, जैसे आपका नॉर्मल CPU होता है जो नॉर्मल कंप्यूटर में काम आता है, जो AI वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें GPU होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर आपने TPU सुना होगा, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? बहुत हैवी प्रोसेसिंग के लिए, साइमल्टेनियसली काम करने के लिए, उनके लिए आपको ज़रूरत होती है। तो इंडिया ने मिशन भी चालू करा है, उसमें से आप देखोगे 38,000 GPUs हमने ऑलरेडी ऑन बोर्ड कर लिए हैं, ठीक है। प्लस आप देखोगे कि 2025 में ही अकेले 44,000 कोई स्टार्टअप्स थे वो रजिस्टर हुए हैं, जो हाईएस्ट है एक ही साल में हमने जितने करे हों। पहले वो बोल रहे हैं कि बिजनेस के बारे में सिर्फ वो बच्चे सोचते थे जिनके माँ बाप बिजनेस में थे, ठीक है। तो स्टार्टअप भी वही चालू करते थे, लेकिन आज आपको पता है Tier 2, Tier 1, Tier 3, इवन गाँव वगैरह में भी आप देखोगे कितने सारे स्टार्टअप्स चालू हो रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि 50% स्टार्टअप्स में तो वुमेन डायरेक्टर्स भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि वुमेन भी एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आ रही हैं। सरकार भी आप देखोगे स्टार्टअप्स को प्रमोट करी है। वो कैसे कर रही है? स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाई, फिर उन्होंने बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम लाई। प्लस आप देखोगे उन्होंने आईडेक्स करके प्रोग्राम लाया जिसके अंदर डिफेंस में वो लोग स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सकें। स्पेस में भी आप देखोगे 200 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हो चुके हैं स्टार्टअप्स, तो वहाँ पे भी प्रमोशन दिया जा रहा है। प्लस इन्होंने एक जेम पोर्टल बनाया है जहाँ पे क्या होता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सरकारी विभाग से कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, ऑर्डर्स लेने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ पे मतलब अपना रजिस्टर कर सकते हो, और फिर उनके थ्रू आप ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हो। तो ऐसे करके आप देखोगे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। फिर एक न्यूज़ आती है म्यूचुअल फंड से। तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने इस साल देखा होगा कि शेयर मार्केट से तो बेटर रिटर्न है वो गोल्ड और सिल्वर ने दिया है। सिल्वर तो खैर बहुत ही ऊंचा पहुंच गया है, करीबन आप देखोगे 168% रिटर्न दिया है, गोल्ड ने भी 78% है। पर इसको अगर आप शेयर मार्केट से देखोगे तो सिर्फ 8 या 10% मिला है जो आपको FD से मिलता है, जो आपका NSE BSE ने दिया है। और म्यूचुअल फंड्स ने फिर भी बेटर परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का जो ग्रोथ है वो काफ़ी वेरीड का है, मतलब कईयों का तो नेगेटिव भी रहा है और कईयों का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 30% भी रहा है। तो जिनका पॉजिटिव 30% या एवरेज 22% था वो कौन से फंड्स थे? म्यूचुअल फंड्स वो थे बेसिकली आपके मल्टी एसेट फंड। अब ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो समझो म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसे समझो कि आपके पास 4 लाख रुपए हैं, तो या तो आप उसका पूरे का सोना खरीद लो, या पूरा शेयर मार्केट में लगा दो, या कोई ज़मीन खरीद लो, ठीक है। या फिर आप देखो कि मैं शेयर मार्केट में एक स्टॉक ना लगा के मैं बहुत सारे स्टॉक्स में, मल्टीपल स्टॉक्स में कुछ लगाऊंगा। हो सकता है इस पूरे स्टॉक में ना लगा के मैं कुछ इक्विटी में लगा दूँ, कुछ डेट में लगा दूँ, है ना, ऐसे अलग अलग चीज़ों में लगा दूँ। तो जब आप इनको बोलते हैं अलग अलग एसेट्स, तो जब आप अलग अलग एसेट्स में एटलीस्ट 10-10% लगाते हो अपने पोर्टफोलियो का, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही। जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, एक कोई स्कीम होती है जिसमें आप पूरा ही इक्विटी में लगा रही है, वो एक कोई स्कीम है जो पूरा डेट में लगा रही है, एक है जो पूरा कमोडिटी में लगा रही है। आपने बोला कि मैं तो ऐसी स्कीम लूंगा जो हर एसेट में एटलीस्ट 10-10% लगा रही है, उसी को बोलते हैं मल्टी एसेट,
ठीक है। और ये म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड एक तरीके से वो जैसे कोई एक बंदा है, वो रोज़ बैठ के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, डेली बेसिस में उसके पास इतनी ताकत नहीं है, पर उसके पास फंड पड़ा है, तो वो क्या करता है, एक म्यूचुअल फंड में लगाता है। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वो एक मैनेजर हायर करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली बहुत सारे लोग आपके जैसे इसमें इन्वेस्ट करें। तो सपोज करो कि 20,000 करोड़ का एक कॉर्पस बन गया, तो इस 20,000 करोड़ के कॉर्पस को वो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ में लगाता है। जैसे वो इक्विटी है तो सिर्फ इक्विटी में लगाएगा, मल्टी एसेट है तो मल्टी एसेट में लगाएगा। और ऐसे करके क्या होता है, आपको आपके पैसे के हिसाब से, जैसे सपोज करो कि उसने जितने भी शेयर्स वगैरह में लगाया उससे कुछ 200 यूनिट बन के निकलते हैं, तो अब आपको वो बताएगा कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, और आपको बेसिकली जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली सारा उछल पुछल करते रहते हैं, ऊपर खरीदते हैं बेचते रहते हैं, और आप अपने आप जनरली होता है म्यूचुअल फंड बहुत सेफ होता है, क्योंकि आप इसमें कुछ कर नहीं रहे हो, और वो इतना सारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाते हैं कि आपका पैसा नीचे तो नहीं जाता। अब वो किस रेट से ग्रो करेगा वो अलग बात है, पर नीचे नहीं जाता क्योंकि आपने बहुत डाइवर्सिफाई कर रखा होता है, ठीक है। तो यही चीज़ वो यहाँ पे बता रहे हैं कि 10-10% जैसे आपकी इक्विटी डेट या कमोडिटी में लगा रखा है, तो इन्होंने आप देखोगे मल्टी एसेट फंड्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा आपको रिटर्न दिया है। फिर यहाँ पे अपन आते हैं जहाँ पे अपन ने कल छोड़ा था, AQI वगैरह पे। तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन फिर से ख़राब हो गया है, और क्योंकि दिल्ली ने डिसाइड किया था कि देखो, एक तो होता है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स और एक होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये है क्या? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है आपका सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, उनके द्वारा रिलीज़ किया गया एक तरीके से इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है? जो आपको बता पाए कि जैसे अपना शेयर मार्केट है उसमें NSE या अपना निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, ये क्या है? एक तरीके से इंडेक्स है जो आपको मूवमेंट के बारे में बता सकते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे। वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी एक तरीके का इंडेक्स होता है, ठीक है, जो आपको बताता है कि आपकी एयर की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जैसी है। तो उन्होंने क्या करा कि आम जनता को समझाने के लिए उन्होंने बोला कि हम आपको एक कलर और एक नंबर देंगे, उस कलर और नंबर को देख के आपको पता लग जाएगा कि आपकी हवा की क्वालिटी कैसी है। तो 0 से 50, 51 से 100, फिर 100 से 200, ठीक है, 200 से 300, 300 से आप देखोगे 400, 400 से 450 और 450 प्लस, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज बनी। 0 से 50 वाली कैटेगरी मतलब आपकी एयर का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसमें आपने बोला कि अगर आपकी हवा एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है 0 से 50 है, तो आपको कलर दिखेगा स्क्रीन पे ग्रीन। मतलब ऐसे करके आपने बोर्ड्स लगाए पब्लिक एरियाज में, ऐसे रोड के आसपास, जो आपको ग्रीन कलर देंगे, और जो नंबर होगा इसमें से बीच में होगा, तो आपकी एयर क्वालिटी कैसी होगी? इट इज़ गुड, ठीक है। फिर आप पहुंचोगे 51 से 100, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको येलो कलर का ऐसा कुछ कलर दिखेगा, और आपकी जो एयर की क्वालिटी होगी वो होगी सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। फिर 100 से आप 200 में जाओगे तो ऐसे करके आपका कलर बदलेगा, ऑरेंज टाइप का हो जाएगा, और आपकी जो हवा होगी वो होगी मॉडरेट, ठीक है। फिर 201 से आप 300 के बीच में जाओगे तो आपका जो कलर है वो रेडिश टाइप का होने की तरफ आ जाएगा, और आपकी जो हवा होगी वो गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, अब पुअर की तरफ जाएगी। फिर नेक्स्ट जाओगे तो आपकी हवा जो है वेरी पुअर हो जाएगी 300 से 400, और 400 से 400 प्लस के ऊपर जाओगे तो आपकी हवा जो है वो सीवियरली पुअर है, मतलब बहुत खराब है, आपको जो कलर दिखेगा आपको मरून दिखेगा। अब हो क्या रहा है, ये है वो 400 पे पहुंच गए, ठीक है। अब होता क्या है, जब आपकी हवा को आपको सरकार ये बता रही है कि आपकी हवा कैसी है, तो ऑब्वियसली कुछ कदम भी तो लेगी ना जब हवा खराब है। तो इसीलिए आप देखोगे दिल्ली में लागू होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। पहले इसको EPCA करके एक बॉडी थी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है, वो बनाई गई थी, वो इस पूरे प्लान को मतलब इम्प्लीमेंट करती थी। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है वो दिल्ली में लागू होता है डिपेंडिंग अपॉन आपका AQI का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपकी जो हवा की वैल्यू है, ठीक है, वो आपका पुअर होता है, वेरी पुअर होता है, सीवियरली पुअर होता है। मतलब अगर आपकी हवा की वैल्यू 200 से 300 है, 300 से 400 है, 400 से 450 और 450 प्लस, तो इन 4 कैटेगरीज में आपका ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 1, 2, 3, 4 लागू होता है, ठीक है। यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3 और फिर एक 4, ठीक है। अब इन्होंने, दिल्ली वालों ने डिसाइड किया था कि हमारी, सपोज करो कि आप इस वाली कैटेगरी में हो, तो आपको जनरली GRAP 3 लगना चाहिए था, लेकिन हम GRAP 4 लगा देंगे, क्योंकि 4 में आप स्ट्रिक्टर एक्शन करते हो, आप बाहर से आने वाले सारे व्हीकल्स को बंद कर देते हो, पार्किंग पूरी मना कर देते हो, लोग प्राइवेट व्हीकल्स ले जा नहीं सकते, ताकि आप स्ट्रिक्टर एक्शन ले सको, ताकि ये बेसिकली जो 3 वाली कंडीशन है वो 4 में पहुंचे ही ना, वो 3 से कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ें AQI के अंदर होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि AQI आप बता रहे हो कि हवा खराब है या अच्छी है, तो उसमें कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, या कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, या कौन सी ऐसी गैसेज हैं, पार्टिकल्स हैं, जिनको देख के आप बोलते हो कि हवा खराब है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 8 पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका एक तो नॉक्स हो जाएगा, सॉक्स हो जाएगा, ठीक है, अमोनिया हो जाएगा, लेड हो जाएगा, ठीक है, CO हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, PM 2.5 हो जाएगा, और PM 10 हो जाएगा। तो ये 8 पोल्यूटेंट्स हैं। इनके अलग अलग आप
देखोगे पैरामीटर्स होते हैं, इनको चेक करके आप बताते हो, एक कंबाइंड स्कोर बनाते हो, उस स्कोर के हिसाब से इंडेक्स बनता है और उससे आप बताते हो कि हवा पोल्यूटेड है या नहीं है। ये तो है AQI। अब आपने दो नाम और सुने होंगे, वो कब सुने होंगे मैं बताती हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, और एक आपने सुना होगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो 2019 में चालू हुआ था, जिसका पहले टारगेट था कि 2024 तक हम बेसिकली 20 से 30% तक पार्टिकुलेट मैटर जो है कौन सी जगहों पे 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज वहां पे कम कर देंगे। पर 2024 तो निकल गई, फिर इसका टारगेट बना के 2026 करा और अब इसको 20 से 30% नहीं 40% कर दिया कि हम पार्टिकुलेट मैटर 40% तक कम कर देंगे। पार्टिकुलेट मैटर मतलब पीएम 2.5 और 10 जो है 40% तक कम कर देंगे 2026 तक। और कौन सी सिटीज में 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज। नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या होती हैं? बेसिकली इंडिया में एक नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, ये तो यूपीएससी मेंस में पूछ चुके हैं, WHO ने एक एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स निकाले हुए हैं कि आपकी हवा में NO2 इतना होना चाहिए, SO2 इतना होना चाहिए, ओजोन इतना चाहिए। उन्होंने लिमिट्स बता रखी है, इसी को अपन स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और ये जब इंडिया में लागू होते हैं तो इंडिया की कंडीशन के हिसाब से हम इन लिमिट्स को मॉडिफाई कर देते हैं कि हमारी हवा में ओजोन इतना होगा, CO2 इतना होगा, नॉक्स इतना होगा, सॉक्स इतना होगा। इन्हीं को बोलते हैं नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये हर सिटी को फॉलो करने होते हैं, एक तरीके से लीगल ऑब्लिगेशन है ये फॉलो करने का, ठीक है। इनको भी मॉनिटर कौन करता है? CPCB। अब ऐसी सिटीज, ठीक है, जो इन स्टैंडर्ड्स पे खरी नहीं उतर रही हैं तो उनको अपन बोलते हैं नॉन अटेनमेंट, कि वो अपना जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाई। तो ऐसी सिटीज में आप देखोगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लागू होना था, ठीक है। तो यहाँ से आपको नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। तो ये नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है और ये AQI से कैसे अलग है? देखो, एक तो AQI है, एक है आपका नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और एक है आपका सफर, ठीक है। ये नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में क्या क्या मेजर करते हैं? तो ये जो 8 पोल्यूटेंट्स थे AQI के, ये तो है ही, बस इसके साथ साथ आप देखोगे बेंजीन है ना, एक दो कंपोनेंट्स और होते हैं, जैसे आई थिंक इसके अंदर आपका मर्क्यूरी और एक दो और है, ठीक है। ऐसे करके इसमें 2-3 एलिमेंट्स और हैं AQI के अलावा, जो 8 पोल्यूटेंट्स थे, तो वो आप इसके अंदर मेजर करते हो। फिर एक प्रोग्राम है जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर एक IITPM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में जो है उनके द्वारा चलाया गया, जिसका नाम है सफर, ठीक है। ये होता है बेसिकली सिस्टम फॉर एडवांस फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। नाम क्या है? सिस्टम फॉर एडवांस फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ये बेसिकली फोरकास्टिंग और रिसर्च के लिए कि भाई वेदर आएगा क्या, साइक्लोन आएगी क्या, बारिश होगी क्या, ठीक है, इन चीज़ों के लिए ये प्रोग्राम लागू किया गया था, ठीक है। सफ़र में भी क्या होता है और रिसर्च पर्पस के लिए है, तो इसमें भी आप देखोगे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जो होते हैं आप उनको देख के चलते हो। तो इसके अंदर भी ये 8 पोल्यूटेंट्स जो AQI के हैं वो तो है ही, पर बेंजीन हो गया, टलुइन हो गया, जाइलिन हो गया, प्लस एक दो कंपोनेंट्स और हैं जिनको आप अलग से मेजर करते हो, ठीक है। तो ये था पूरा सफ़र का कहानी। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये कहीं भी पूछी जा सकती हैं। तो देखो मैंने ऊपर लिखा है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या होता है, AQI से उसका कनेक्शन क्या है, फिर सफ़र क्या है, NAQQS क्या है। ये ऑलरेडी यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्री में पूछ चुके हैं एक दो चीज़ें, लेकिन अभी तक कंपैरिजन पे कोई क्वेश्चन नहीं आया। मुझे बहुत हाईली उम्मीद है कि इस पे भी सून क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसलिए पूरा टॉपिक मैंने आपको यहीं समझा दिया है। अब की बार न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़े और अच्छे हो गए ना, क्योंकि मुझे लगा कि मैं न्यूज़ पढ़ाने की जगह एक इन डेप्थ एनालिसिस करके दे सकती हूँ। हो सकता है कि न्यूज़पेपर उस टाइम नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन ये मेरा वादा है कि इतनी अच्छी क्वालिटी मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आप ये पढ़ लो ना, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। और कहीं से भी फिर ये टॉपिक्स और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहीं आप, जैसे इंडिया ने नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया, तो वहाँ पे स्टेट का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क भी बनाया, जिसमें आप हर स्टेट को रैंकिंग देते हो कि किसने स्टार्टअप में अच्छा काम किया। तो यहाँ पे उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है, स्टार्टअप्स वगैरह को प्रमोट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक बॉडी है DPIIT, ठीक है, जिसको अपन डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। तो उनके द्वारा ये रैंकिंग निकाली जाती है। और बेसिकली ये रैंकिंग्स क्यों निकाली जाती हैं? ताकि स्टेट्स जो हैं एक दूसरे को देख के थोड़ी सी जेलस हों और उनसे उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको फॉलो करें, एक दूसरे से समझे कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और बेसिकली वो भी इनमें आगे आने की कोशिश करें ताकि उनको भी नंबर 1 अवार्ड मिले, ठीक है। फिर एक ही है कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने में हियरिंग चल रही थी ये स्ट्रे डॉग्स के पूरे केस को लेके। तो यहाँ पे ना बार बार एक मॉडल है जिसको अपन लखनऊ मॉडल बोलते हैं, वो इतना फेमस होके निकल के आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में भी इसको मेंशन किया था। प्लस आप देखोगे जो सरकार के लॉयर थे वो भी इसको बार बार मेंशन कर रहे थे। तो लखनऊ मॉडल है क्या? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देश में जैसे लंदन हो गया, विदेशों में लंदन हो गया, फ्रांस हो गया है ना, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है उसको कैसे बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया गया। वहाँ पे भी आप देखोगे CSVR, कैप्चर, स्टरलाइज, वैक्सीनेट और रिलीज, है ना।
ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करी गई थी कि पहले आप स्ट्रे डॉग्स को कैप्चर करो, उनको स्टरलाइज कर दो। स्टरलाइज से क्या होता है कि वो आगे की पॉपुलेशन पैदा नहीं कर पाते। तो अपन बोलते हैं ना एक कुत्ते के जैसे 7 बच्चे होते हैं। तो अब क्या होता है कि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है तो फिर इसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टरलाइज कर दो, वैक्सीनेट कर दो ताकि इनको काटने से रेबीज वगैरह ना हो, और फिर आप देखोगे इनको रिलीज कर दो। तो जब आप इनको रिलीज करते हो तो इससे नेबरहुड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ना तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ना इनके काटने पे कोई डिजीज हो रहा है, ना आप देखोगे, और उल्टा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप होता है कुत्ते और मतलब जो ये डॉग्स होते हैं उनके और कम्युनिटी के बीच में। तो एक वो होता है ना कम्युनिटी लिविंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। वैसे ही आप देखोगे ऐसा ही कुछ इंडिया के लखनऊ में भी हुआ कि वहाँ पे लगभग 84% डॉग्स जो है वो स्टरलाइज्ड और वैक्सीनेटेड हैं, सिर्फ 14% रह गए हैं। तो इसलिए आप देखोगे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एनिमल बर्थ कंट्रोल पे इम्प्लीमेंटेशन को लेके। इनफैक्ट वो पाइनियर साबित हुए हैं। WHO का रिकमेंडेशन है कि सिटीज़ में 70% डॉग्स स्टरलाइज्ड और वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इन्होंने करीबन आप देखोगे 84% डॉग्स को ही कर दिया है। तो इसीलिए आप देखोगे कि मतलब ये बहुत सराहा जा रहा है। हुआ क्या है कि इन्होंने एक और कदम उठाया, आपने देखा होगा कि बहुत जगह आ रहा था कि स्ट्रे डॉग्स क्या होते हैं, उनको है ना कई बार जो अपने जैसे मालिक वगैरह होते हैं वो जब बूढ़े हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं। तो इन्होंने एक ऑपरेशन अभय संकल्प भी चालू किया था लखनऊ में, जहाँ पे उन्होंने जो रेजिडेंट सोसाइटीज़ वगैरह होती है उनके साथ बैठ के बातचीत करी, उनको बताया कि कैसे डॉग्स को फीड वगैरह करना चाहिए, कैसे उनको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो उनको एनिमल शेल्टर्स में जाके सबमिट करो, ऐसे सड़क पे मत छोड़ो, ठीक है। और ताकि ये पूरा जो चेंज है वो ला सके, ठीक है। इन्होंने बेसिकली कम्युनिटी को ट्रेनिंग दी कि डॉग्स को की हैबिट्स को समझो, उनके बिहेवियर को समझो, कब उनको अप्रोच करना चाहिए, कब आप उनसे दूर हो, उनको एजिटेटेड है तो उनको परेशान मत करो, ताकि आप देखोगे जो अटैक्स होते हैं डॉग्स के द्वारा फिर आप देखोगे लोगों में एक हेट्रेड की भावना पैदा होती है, वो ना हो, लोग उनसे डरे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन चलते हैं एक आर्टिकल के ऊपर जो आई थिंक इतना लोली अंडररेटेड कवर्ड आर्टिकल है पर इतना इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता है पूरी दुनिया में मतलब इंडिया का तो अगर मैं बोलूँ सबसे भयानक जो केमिकल डिजास्टर था जिसके बाद से इंडिया का पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया, केमिकल्स का भी एनवायरमेंट का भी, वो था भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी। आपको पता है 3 दिसंबर 1984 को बेसिकली यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि यूनियन कार्बाइड यूएसए रजिस्टर्ड एक कंपनी है, उन्हीं की इंडियन सब्सिडरी थी। और उस टाइम क्या होता था कि कंपनी लगाने के लिए आपको 49% 50% पार्टनरशिप इंडिया की देनी होती थी। तो इसमें आधी हिस्से तो स्टेट गवर्नमेंट का था और 51% आपको पता है यूनियन कार्बाइड की हिस्सेदारी थी। तो ये इनकी जो कंपनी थी ये बेसिकली जो अपनी पेस्टिसाइड्स वगैरह होती है वो बनाती थी, और पेस्टिसाइड के बाद जो उसमें लगने वाले केमिकल्स हैं वो भी बनाती थी। तो पेस्टिसाइड में यूज आने वाला एक केमिकल है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, जिसमें ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको अपन बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये आप देखोगे ये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ये था केमिकल नेम है, इसको 7 गैस भी बोलते हैं। तो ये जो गैस थी ये बहुत ही खतरनाकली टॉक्सिक और हजार्डस गैस है। पर आपको पता है कि इंडिया में कोई भी केमिकल प्लांट लगता है तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, वो सब फॉलो करते हो तो तभी तो आप इन टॉक्सिक और हजार्डस गैसेस वगैरह को भी यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो थी मिथाइल आइसोसाइनेट बेसिकली लगभग 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज होती है भोपाल में उस टाइम, और लगभग 5 लाख लोग इससे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये आई थिंक अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा सेटलमेंट भी था, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट डे कुछ अरेस्ट होती हैं। उनका जो CEO था उनको पहले रोकने की कोशिश करी गई, पर उनको जब जैसी बेल पे छोड़ा वो US भाग गए, ठीक है, जेम्स एंडरसन, फिर वो इंडिया लौट के भी नहीं आए। पर जो भी हो उसके बाद सेटलमेंट रीच होता है $475 मिलियन का, और जो आप देखोगे इतने सारे विक्टिम्स को दिया गया था। आई थिंक 10 से 15 हज़ार लोगों की मौत भी हो गई। और ये गैस इतनी भयानक है कि ये आपके DNA को अल्टर कर देती है, जिस वजह से जेनेटिक चेंजेस भी हुए जो हमें जनरेशन दर जनरेशन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि एक बड़ा चीज़ जो किसी ने डिस्कस ही नहीं किया वो ये था कि जो गैस रिलीज हो गई वो ठीक है, उसके बाद आपने वो प्लांट बंद कर दिया, लेकिन उस प्लांट में अभी तक वो केमिकल्स पड़े हुए थे कुछ कुछ, जो वहाँ पे ऐसे सील पैक करके उनको मतलब छोड़ दिया था। अब फाइनली सरकार ने इतने सालों बाद जाके लगभग 40 साल बाद जाके परमिशन वगैरह लेके उसका प्रॉपर सेफ डिस्पोजल किया है, जो भी केमिकल्स हैं उनका, जो मतलब जैसे जो पानी वगैरह था वहाँ का उसको तो लाइम के साथ लेके उन्होंने होता है ना अंडरग्राउंड वाटर में ऐसे सील, अंडरग्राउंड जगहों पे ऐसे सील बेसिन ड्रम वगैरह में डाल दिया, और जो केमिकल्स थे उनको ऐसे इंसिनरेट कर दिया, मतलब उनमें आग लगा दी, और पूरा जो ऐश वगैरह कलेक्ट हुआ है उसको भी उन्होंने नीचे की साइड पे दबा दिया अंडरग्राउंड में। तो फाइनली 40 साल बाद आप देखोगे ये पूरा जो टॉक्सिक वेस्ट था उसका डिस्पोजल हुआ है।
और इसको इतने साल लग गए। इनफैक्ट आप देखोगे ट्रेजेडी इतनी बड़ी थी कि इसके बाद इंडिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया 1986 में, ताकि गवर्नमेंट को पावर्स दे सके कि कोई भी आके ऐसी फैक्ट्री नहीं बनाएगा। उस पर सरकार है ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको पेनल्टीज और फाइन्स भरने पड़ सकते हैं। आपके ऊपर स्टैंडर्ड्स लगाए जाएंगे कि आपको एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं, आपको कुछ परमिशन भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। सरकार आपकी फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट वगैरह कर सकती है। तो इसमें क्या हुआ, इस वजह से आप देखोगे कि इंडिया ने अपना पूरा जो तरीका था सोचने का वो बदल दिया। तो ये जेनेटिक चेंजेस कैसे लाती है मैंने आपको बता दिया। इंडिया ने इस ट्रेजेडी के बाद क्या किया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो दो चीज़ें होती है, मैं हमेशा बताती थी, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक होता है एक्ट और एक होता है रूल्स। देखो एक्ट जैसे आपने बहुत सारे सुने होंगे, अभी अपना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है ना, इसके बाद आप देखोगे अपने सिनेमाटोग्राफिक एक्ट आया, फिर अपना टेलीकॉम एक्ट आया, बहुत सारे। और फिर आप सुनते होगे टेलीकॉम रूल्स आए, सिनेमाटोग्राफिक रूल्स आए, डिजिटल पर्सन डेटा प्रोटेक्शन रूल्स आए। तो एक्ट और रूल्स में फ़र्क क्या है, देखो एक्ट तो अपने को पता है कि सरकार को कुछ लाना है तो उन्होंने बिल लाया, पार्लियामेंट में गया, पास हुआ, प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिला और एसेंट मिला और वो एक्ट बन गया, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं, एक तरीके से इसको अपन बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या बोलते हैं इसको, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लेजिस्लेशन का काम क्या होता है, लॉज बनाना। तो उन्होंने कुछ पावर्स अपनी एग्जीक्यूटिव को दे दिए ताकि वो डेली टू डेली बेसिस में उनको पार्लियामेंट के लिए हर चीज़ में आना ना पड़े। कुछ जगहों पे वो क्योंकि मतलब उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट कर दी एग्जीक्यूटिव को या सबॉर्डिनेट कर दिया उनको, ताकि वो खुद ही आप देखोगे इस एक्ट, क्योंकि एक्ट तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया, अब इसको धरातल पर लागू करने के लिए वो रूल्स निकाल सकें, ठीक है। तो ये जो रूल्स होते हैं इनको बाद में आप देखोगे पार्लियामेंट से पास करवाया जाता है, लेकिन इनिशियली तो सरकार इनको बना के वो एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकती है। जनरली रूल्स में कुछ चेंज नहीं होता, जो एक्ट में लिखा होता है बस उसी को लागू करने के तरीके होते हैं और उसी के बारे में थोड़ा सा और फैक्चुअल या एकदम करेक्ट डिटेल्स होती हैं। तो इसलिए आप देखोगे रूल्स को कभी अड़चन नहीं आता पार्लियामेंट से पास होने में, ठीक है। तो ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, सबॉर्डिनेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, ये मेरे को आपको बताना था क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर अब हुआ क्या था कि ये जो पूरा ये इसमें बता रखा है कि कैसे ये जो फैक्ट्री थी इसमें 8 लाख पीपल एक्सपोज हुए थे, 15,000 लोगों की डेथ हो गई, जेनेटिक चेंजेस हुए, उनका जो चेयरमैन था कंपनी का कैसे वो बाहर चला गया, उसके बाद एक सेटलमेंट होता है, क्लेम फाइल किया और ये पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई में चली गई। अब आप ये आर्टिकल पढ़ के छोड़ देते, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीबीआई क्या है, इंडिया की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। मैं क्यों बता रही हूँ, इस पर आरएएस यूपीएससी प्री मेंस हर जगह क्वेश्चन आ चुका है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बार बार केस्ड पैरेट बोला है। आपको पता अभी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट और सीबीआई के बीच में भयंकर ही कुछ कुछ चल रहा है। ईडी सीबीआई जितनी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट का कुछ कुछ पंगा चल रहा है। पंजाब के साथ भी चल रहा था, तमिलनाडु केरला के साथ भी चल रहा था। तो इसलिए सीबीआई के बारे में आपको जानना जरूरी है। देखो सीबीआई क्या है, सबसे पहले तो याद रखना, ना ही कोई संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही कोई लेजिस्लेटिव या स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कंप्लीटली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। इसको जो पावर्स हैं काम करने की वो तो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से मिलती हैं, लेकिन याद रखना ये इस एक्ट के थ्रू नहीं बनाई गई है। ये 1966 के आसपास एक संथानम करके कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में करप्शन को रोकना है, तो उस करप्शन को रोकने के लिए हमें एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनानी चाहिए। वहां से आप देखोगे सीबीआई ईजाद होती है फिर से। लेकिन सीबीआई सबसे पहले कब बनी थी, 1941 के आसपास एक डिपार्टमेंट ऑफ वॉर और एम्यूनिशंस वगैरह का हुआ करता था ब्रिटिशर्स के अंदर, ठीक है। उस डिपार्टमेंट में बहुत सारा करप्शन, ब्राइबरी और ये सारी चीज़ों का जब आरोप लग रहा था तब उन्होंने सीबीआई की इस्टेब्लिशमेंट करी थी। लेकिन 1946 47 में जब हम आज़ाद हुए उसके बाद आप देखोगे सीबीआई इस तरीके से थी पर उतनी एक्टिव नहीं थी। फाइनली 66 में जब संथानम कमेटी की रिपोर्ट आती है उसके बाद इसको रिवाइव कर दिया जाता है, ठीक है। अब सीबीआई क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये किस किस चीज़ों पे काम कर सकती है, ये काम कर सकती है बेसिकली आपके 3 तरीके के ऑफेंसेस पे। एक होते हैं करप्शन रिलेटेड ऑफेंसेस, ये डायरेक्टली भी कर सकती है, कोर्ट के ऑर्डर पे भी कर सकती है, या लोकपाल वगैरह जब इनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देते हैं तब, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स इनको बोल रही हैं परमिशन के साथ। फिर एक होता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, या फिर कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हो गए, कोई फ्रॉड कर लिया, शेल कंपनीज बना ली, स्कैम करके भाग गए, भगोड़े वगैरह, उनके केसेस में। और तीसरे होते हैं स्पेशल ऑफेंसेस, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला पूरा हिस्सा हो गया, या फिर कोई मर्डर, मतलब बड़ा कोई मर्डर का केस हो गया, है ना। कोई बाहर आप देखोगे किसी कोई बंदे को ऐसे कैप्चर कर लिया, किडनैप कर लिया, तो वैसे टाइप के भी बहुत स्पेशल क्राइम्स को भी ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। सीबीआई को क्या होता है, देखो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो वो तो कोई भी स्टेट में जाके अपना मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। एक होता है सीबीआई के साथ जनरल कंसेंट और एक होता है स्पेशल कंसेंट। अब ये क्या होता है, बेसिकली जो स्टेट्स वगैरह होती हैं आपको पता है कि इंडिया एक फेडरल सेटअप है, हमारे यहाँ पे स्टेट्स अलग है, सेंटर अलग है, ठीक है।
और सबकी अपनी अपनी पावर डिफाइंड है। आप सपोज करो कि स्टेट में कोई केस है, ठीक है, और वो सेंटर के गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई रिलेटेड है या सेंटर रिलेटेड कोई जांच से है, तो उसके लिए स्टेट्स क्या होती हैं, दो तरीके की कंसेंट देती हैं सीबीआई को। एक होती है जनरल कंसेंट कि अगर आपका कोई मामला सेंटर से रिलेटेड है जो भी है, तो आप हमारे स्टेट में आके ये सब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, पुलिस वगैरह की हेल्प ले सकते हो, हम पूरा कॉपरेट करेंगे। और एक होता है स्पेशल कंसेंट जो उनको केस टू केस बेसिस दिया जाता है। जब वो आप देखोगे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर केस का, तो स्टेट की मर्जी होती है कि वो उनको स्पेशल कंसेंट दे या ना दे। जनरली स्टेट से रिलेटेड अगर कोई मैटर होता है तो स्टेट स्पेशल कंसेंट लिया जाता है, ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स ने सीबीआई का स्पेशल कंसेंट तो चलो छोड़ ही दो, पहले जनरल कंसेंट जनरली कोई स्टेट वापस नहीं लेती थी, मतलब माना जाता था कि सीबीआई को दिया जाता है। बहुत सारी स्टेट्स हैं सीबीआई क्योंकि जिस तरीके से मिसयूज हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सरकार का केस्ड पैरेट कहा था, जो कि बेसिकली सरकार के पॉलिटिकल विम्स एंड फैंसीज हैं, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं, उनके अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। तो इस वजह से आप देखोगे बहुत सारी स्टेट्स ने अपना सीबीआई का जनरल कंसेंट भी रिमूव कर दिया कि आपको हम कंसेंट ही नहीं दे रहे, आप चाहे कोई भी केस हो आप हमारी स्टेट में आके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो ये पूरा सीबीआई का मामला था। तो सीबीआई को ही आप देखोगे भोपाल गैस ट्रेजेडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरा दिया गया था। फिर उन्होंने आप देखोगे 1987 में उनको मिला, 2 साल में उन्होंने पूरा मतलब 3-4 साल लगाए उन्होंने, और पूरा एक इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट वगैरह फाइल करके दिया, जिसमें यूनियन कार्बाइड की पूरी लाइबिलिटी मानी, ठीक है, और उनको डायरेक्ट किया गया कि आप इतने सारे पैसे दोगे। और इसके बाद आप देखोगे अब ये जो वेस्ट था इसमें क्या किया गया कि इसको लैंडफिल किया गया है, ठीक है, यहाँ पे आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 310 करोड़ जो थे 2015 में इसके लिए मार्क कर दिए थे कि हम इस पूरे वेस्ट को कैसे डिस्पोज करेंगे। और इसके अंदर आप देखोगे इन्होंने इंसिनरेशन किया, और जो ऐश निकली है, ठीक है, इसको इन्होंने प्रॉपरली मतलब अपन बोलते हैं ना डिस्पोजल करने के लिए इसको दबा दिया है, ठीक है, अंदर की साइड नीचे लैंडफिल कर दिया है। और ये जब पूरा काम चल रहा था तो ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज वो सारी चीज़ें बहुत तमीज़ से करी गई, ताकि कहीं भी कोई भी टॉक्सिक जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट में रिलीज ना हो पाए। ओके, अभी जो ग्रीनलैंड वाला पूरा इशू है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि अलास्का का परचेज कैसे होता है, ठीक है, ये पहले भी यूएस परचेज कर चुका है। अलास्का का इंपॉर्टेंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रीनलैंड का इंपॉर्टेंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि एक है ना, मैं जब आपको आर्कटिक समझा रही थी, मैंने आपको जब ग्रीनलैंड समझाया तो मैंने आपको बताया था कि ग्रीनलैंड जो है वो 66.5 डिग्री की जो अपनी लैटिट्यूड है, जिसको अपन आर्कटिक रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्कटिक लाइन या एंटार्क्टिक लाइन होती है, तो ये आर्कटिक लाइन के ऐसे बीच में से निकलता है, ठीक है। तो ये जो अपना ग्रीनलैंड है वो आर्कटिक में आता है। अब आपको ये पता होना चाहिए दो चीज़ें, एक तो आपको आर्कटिक काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और एक आपको जो क्लाइमेट रिलेटेड एक कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट हुआ था वो आइसलैंड में हुआ था, लेकिन आइसलैंड भी आपको पता है कि आर्कटिक का हिस्सा है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अपन इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी। तो हाँ, यहाँ पे आते हैं। देखो, सबसे पहले तो आर्कटिक काउंसिल क्या है, ठीक है। आर्कटिक काउंसिल बेसिकली 1996 में एक ओटावा में डिक्लेरेशन हुआ था, उसके थ्रू एक काउंसिल बन के आती है। ये जो 8 कंट्रीज़ हैं जो आर्कटिक में आती हैं, जैसे यहाँ से यूएसए वाले पोर्शन, जो अलास्का वाला पोर्शन है इस वजह से यूएसए हो गया, यहाँ पे कनाडा हो गया, ये आपका ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड मतलब डेनमार्क हो गया, ठीक है, यहाँ पे आइसलैंड हो गया, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड हो गया, और ये रशिया हो गया। तो 1 2 3 4 5, एक और कोई रह रहा है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड रशिया, ठीक है, आइसलैंड 5, डेनमार्क 6, कनाडा 7 और यूएसए 8, ठीक है। तो ये जो 8 कंट्रीज़ हैं ये इन्होंने मिलकर 1996 में एक डिक्लेरेशन किया कि हम एक आर्कटिक काउंसिल बनाएंगे, ताकि आर्कटिक का जो हेल्थ है, जो इकोसिस्टम है, जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको अपन कंजर्व कर सकें और उसको अपन बचा सकें, ठीक है। तो इसमें उसी के तरीके के मेजर्स लिए जाते हैं, इसमें कोई भी मिलिट्री या सिक्योरिटी टाइप का पार्टनरशिप या अरेंजमेंट नहीं है, और ना ही उनके प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। साथ में इसमें इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे आर्कटिक में रहती हैं, ठीक है, जैसे आपने वाइकिंग्स का नाम सुना होगा पहले, वो छोड़ दो चलो, पर आपने बहुत सारी जो ये ट्राइब्स होती है ना वहाँ पे जो रहती हैं, जो ठंडे इलाकों में रहती हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने की बात करी थी, ठीक है। तो उन सब ने मिलकर एक ये काउंसिल बनाई। इस काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स 8 ही हैं, लेकिन इसमें कुछ ऑब्जर्वर देश हैं, जैसे इसमें यूके भी है, उसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, हम सब क्या है ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये आर्कटिक काउंसिल एक तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो मैं बता रही थी एक है वो आपका कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट। ये कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट क्या है, बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। बेसिकली आपने सुना होगा ये टर्म कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन या स्टोरेज एंड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये क्या है।
बेसिकली आपको पता है हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारा CO2 एटमॉस्फेयर में है। अब एक तो अपन बोलते हैं कि भाई हम मिटिगेट कर रहे हैं कि हम नया CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना करें, बट ऑलरेडी जो CO2 प्रेजेंट है उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कैसे रोकेंगे। तो उसलिए हमने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम CO2 को सिक्वेस्टर करना शुरू करते हैं। सिक्वेस्टर मतलब उसको लॉन्ग टर्म स्टोर करना शुरू करते हैं। अब आपको पता है कि पृथ्वी में ओनली ऑर्गेनिजम्स जो एक्चुअली में CO2 को लेते हैं और O2 बाहर निकालते हैं वो होते हैं आपके प्लांट्स। अब चाहे वो मरीन प्लांट्स हो चाहे वो लैंड में हो, ठीक है। तो या तो आप प्लांट्स वगैरह उगा लो, या फिर आप ब्लू, इसको अपन बोलते हैं ग्रीन सिक्वेस्ट्रेशन। ब्लू सिक्वेस्ट्रेशन मतलब ओशंस में आपको पता है बहुत सारा CO2 डिजोल्व हो जाता है, बट उसके अलग चैलेंजेस है, जैसा अपन ने कल देखा था, इससे एसिडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ओशंस में आप प्लांट्स वगैरह ज़्यादा कर दो, फाइटोप्लैंक्टॉन्स का ग्रोथ कर दो, या उनके साइड में आप देखोगे कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स वगैरह उगा दो, तो वहाँ से भी आप CO2 सिक्वेस्टर कर सकते हो। तो ये तो होते हैं नेचुरल तरीके। और एक होता है अपन आर्टिफिशियल तरीके से कोशिश करें कि हम CO2 को एटमॉस्फेयर से निकाल के उसको लंबे समय तक अर्थ में स्टोर कर सकें, ठीक है। वो होते हैं आपके कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप कि जैसे आपने एटमॉस्फेयर से, आप इसमें क्या करोगे, सपोज करो ये कोई फैक्ट्री है, वहाँ से चिमनी से आपको पता है CO2 बाहर निकलता है, आपने डायरेक्टली वहाँ से CO2 बाहर निकलने ना दिया और आपने CO2 लिया, उसको बेसिकली आपने, है ना, पानी के साथ ऐसे मिक्स किया, और फिर नीचे आपके जो जियोलॉजिकल रॉक फॉर्मेशन होते हैं, ऐसे जो कार्बोनेट के रॉक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन वगैरह होता है, उसमें ये जो पोरस भी हैं उनमें आप देखोगे ये आपने हाई प्रेशर के अंदर ये पानी इंजेक्ट कर दिया, तो सालों बाद, कुछ 20 30 40 50 100 साल बाद आप देखोगे ये जो पानी है ये अपने आप ही कार्बोनेट रॉक बन जाएगा, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन वगैरह जो है वो रिएक्ट करके CO2 के साथ CO3 उसको कार्बोनेट में फिक्स कर देंगे। तो अब ये फिक्स हो गया अंडरग्राउंड में, अब ये बाहर कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट किया गया था, ये आइसलैंड में एक इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था, एक कंपनी है उसने, और मतलब ये काफ़ी सक्सेसफुल था। तो आइसलैंड के बाद अब बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो ट्राई कर रही हैं कि हम इस दिशा में कुछ कर सकें, ठीक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस पूरे प्रोजेक्ट का क्या था, इसमें पानी। तो 1 टन CO2 को फिक्स करने के लिए आपको 25 टन पानी लग रहा था। तो इसके अराउंड अब आप देखोगे काम किया जा रहा है कि कैसे कम पानी में हम आर्टिफिशियल तरीके से CO2 को सीक्वेस्टर करके अर्थ के अंदर स्टोर कर सके। तो इससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में एक तो रॉक्स भी मिल जाएंगे, और दूसरा चीज़ आपका जो CO2 ने इतनी तबाही मचा रखी है वो भी आप कम कर दोगे, ठीक है। तो ये था आपका कार्बोफिक्स प्रोजेक्ट। अब आपका होमवर्क क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि CCS और CCUS में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये मैंने आपको आर्कटिक के बारे में पूरी जानकारी दे दी। ओके, इंडिया में अगर आप देखोगे CCS या CCUS प्रोजेक्ट पे क्या क्या चल रहा है, जैसे टाटा है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि वो लोग CO2 को मीथेनॉल में कन्वर्ट, नहीं, उन्होंने एक कार्बफिक्स टाइप का एक प्रोजेक्ट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। NTPC जो है उन्होंने एक प्लांट डालने की सोच रहे हैं कि हम CO2 को जो उनकी फैक्ट्री से निकलता है, कोल थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, उसको कैसे मीथेनॉल वगैरह में कन्वर्ट कर सकें। या फिर अब स्मॉल स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, वो सोच रहे हैं CO2 से हम लोग बायोचार बना सकें। अब बायोचार क्या होता है, आप ऐसे समझो एक तरीके का, जैसे सपोज करो आपने बहुत सारी लकड़ी ली, लकड़ी को आपने जला दिया, उसके बाद वो जो बारूद सा निकलता है ना, जो मतलब काले काले कलर का कोयले जैसे दिखने वाला, इसी को बायोचार बोलते हैं। और ये बायोचार क्या है, एक्सीलेंट एक तरीके से फर्टिलाइजर है, सॉइल में आप इसको डाल दो, इससे सॉइल की प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि कार्बन कंटेंट ऐड कर रहा है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, वाटर को भी रिटेन करके रखता है, सॉइल के पार्टिकल्स के मैट्रिक्स उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर देता है, ठीक है। प्लस आप देखोगे कार्बन जो था वो आपका अब स्टोर हो गया बायोचार के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जैसी सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होगी वो ज़्यादा CO2 को स्टोर कर पाएगा, और जो अगर आप बायोचार जलाते तो आप CO2 बाहर निकालते हैं, वो भी आप देखोगे आपके सॉइल में पड़ा हुआ है। तो बायोचार में भी कन्वर्ट करके आप CCS के थ्रू, इंडिया में आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ये कोशिश कर रही हैं, ठीक है, CO2 को फिक्स करने की, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो इस आर्टिकल में कहीं भी मैंशन है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और ये पूरा ग्रीनलैंड का इशू मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। ये तो गोल्ड सिल्वर के बारे में बता रहा है। देखो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब जब मार्केट में इंस्टेबिलिटी आती है, जब जब आप देखोगे डॉलर नीचे जाता है, जब जब आप देखोगे वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो लोगों का जो करेंसी पे से विश्वास है, शेयर मार्केट पे से विश्वास है, जो वो कम होता है। और इनफैक्ट लोग क्या करते हैं, जो पुराने ज़माने से जो सेफ हेवन्स है, जिनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है, वो उनकी तरफ जाते हैं। इसलिए आप देखोगे इस टाइम पे मेटल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं। अब गोल्ड सिल्वर तो है ही, इसके अलावा कॉपर, आपने आयरन, सबके प्राइसेस सुने होंगे कि सबके प्राइसेस ऊपर गए हैं, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस तो बहुत अच्छे गए हैं, तो रीज़न यही है कि गोल्ड ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। फिर एक ये न्यूज़ आर्टिकल है IPO से रिलेटेड। तो मतलब 2025 में बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी के फर्म्स होते हैं, ठीक है, एक्सचेंजेस होते हैं, फर्म्स होते हैं, वो IPO गए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। 2026 में भी आप देखोगे, अब देखना होगा कि क्या क्रिप्टो करेंसीज वाले जो इतना हाइप है वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, ठीक है। फिर एक है ना
देखो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एक है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ऑब्वियसली ये रिटायर होने वाला है, तो एक नया स्पेस स्टेशन तैयार करके कंस्ट्रक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है हर कंट्री अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे इंडिया चाइना जो है उनका जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है टियांगोंग, जिसका मतलब होता है द हेवनली पैलेस, ठीक है। फिर वैसे ही रशिया जो है वो खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने भी बेसिकली गगनयान के साथ साथ एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का घोषणा किया था, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि 2047 तक 2050 तक हम खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे। तो ऐसे हर कंट्री अपना बना रही है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे आपको पता होगा कि वहाँ पे कोई भी कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स हो गए हैं ना, वो सब वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो एक तरीके से अच्छा कोलैबोरेशन है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाने के लिए अब आपके पास तीन ही कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एक तो है रशिया, जिसके आप देखोगे रॉकेट्स हैं, ठीक है। चाइना, उसके भी खुद के रॉकेट्स हैं। और यूएस पहले क्या होता था, जब ये अपना कल्पना चावला वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद यूएस ने उसकी गवर्नमेंट के जो रॉकेट्स थे वो ले जाने बंद कर दिए। अब उनके जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे ब्लू ओरिजिन हो गया, वर्जिन हो गया, है ना, फिर आपका ये स्पेस एक्स हो गया इलॉन मस्क वाला, तो ये अपने रॉकेट्स भेज के अब साइंटिस्ट को ऊपर नीचे ले जाती हैं। अब नासा का पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे रहते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हुए किसी एस्ट्रोनॉट की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनको मेडिकली इवैक्यूएट किया जा रहा है, ठीक है। ये पहला मेडिकल इवैक्यूएशन था नासा का इतने सालों में। और पहली बार ऐसा होगा कि ऑब्वियसली देखो आप है ना, इन एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ भेजना, उनके खाने पीने का, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो आपके मिशन पहले से प्लान्ड होते हैं, मतलब 2-2 3-3 साल तक एडवांस प्लानिंग होती है कि कौन कब जाएगा, किसको भेजा जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की भी लिमिटेशन है कि एक टाइम पे इतने लोगों को होल्ड कर सकता है। तो अब आप देखोगे पूरा जो टाइम टेबल है वो उनका गड़बड़ा गया है, ठीक है। फिर ये ईरान से रिलेटेड न्यूज़ है, क्योंकि ईरान में मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट ईयर जब इसराइल ने अटैक कर दिया था, इसराइल और यूएस ने ईरान के ऊपर, तो हमने अपने लोगों को इवैक्यूएट किया था, ऑपरेशन सिंधु चलाया था। तो इस बार भी इंडिया ने वैसे तो लोगों को वार्निंग दी थी, पर उसके साथ ये भी बोला था कि अगर ऐसा कुछ इवैक्यूएशन करने का नौबत आया तो वो ज़रूर इवैक्यूएट करेंगे। तो अब वो बोल रहे हैं कि 10,000 इंडियंस हैं वहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ पिलग्रिम्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, अब उनको इवैक्यूएट करेंगे अगर ऐसी हमें ज़रूरत पड़ी तो। फिर एक ये आर्टिकल आया था ऑपरेशन सिंदूर और आर्मी डे के सेलिब्रेशंस को लेके, है ना। और उसके पहले अपन यहाँ पे एक वंदे भारत से रिलेटेड आर्टिकल है, ओके। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, मैं फटाफट थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ। अपन चाहिए तो ऑपरेशन सिंदूर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे वंदे भारत आपको पता ही है कि स्लीपर ट्रेन चालू हुई है, ये तो अभी इंटरव्यूज़ में पूछा भी जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एक लीप है। राजधानी के बाद आप देखोगे वंदे भारत से एक बहुत अच्छा हमने मतलब ट्रेन लाया है। और इसमें क्या होता है, लोकल क्यूजीन चलाया जाएगा। एक्चुअली रेलवे है ना कुछ रिफॉर्म्स करेगा, 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स, क्योंकि आपको पता है 52 हफ्ते होते हैं एक साल में। तो कैसे रेलवे बोल रहा है कि हम 52 रिफॉर्म्स करेंगे 52 हफ्तों में। और उसमें आप देखोगे एक रिफॉर्म ये भी है कि हम फूड की क्वालिटी वगैरह सुधारेंगे, सर्विसेज सुधारेंगे, ठीक है। और लोकल क्यूजीन्स प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को वही होता है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो सारी चीज़ें पता लगे, ओके। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है BS4 लैब के बारे में। देखो आपने सुना होगा कोरोना के टाइम पे ये बहुत बार खबरें आ रही थी, अब वो सच है या नहीं, कि कोरोना जो है वो बेसिकली चाइना की एक BS4 लेवल जो लैब होती है जिसको अपन बायो सेफ्टी लैब बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, मेडिकल साइंसेज में या बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च लैब होती हैं जो बहुत ही खतरनाक पैथोजेंस वगैरह पे रिसर्च करती हैं, जो मतलब होता है ना बहुत ही हजार्डस हैं, टॉक्सिक है, जिन पे आज तक कोई वैक्सीनेशन या कोई मेडिकेशन बना नहीं है, और अगर ये हो गए तो ये पैंडेमिक वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसा बोला चला था कि कोरोना वायरस रिलीज हुआ है बाहर, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि लोग ये ह्यूमन डॉक्टर था, इसमें कुछ कुछ चेंजेस थे, ठीक है। अभी सच है या नहीं पता नहीं, बट आइडिया ये है कि BS4 लैब क्या होती है। अभी इंडिया में क्या है, पहले BS1 BS2 BS3 तो बहुत सारी लैब्स थी, लेकिन हमारे पास कोई BS4 लैब नहीं थी। इंडिया ने पहली अहमदाबाद में आप देखोगे बायो सेफ्टी, गांधीनगर या अहमदाबाद गुजरात में आप देखोगे पहली उन्होंने बायो, गांधीनगर में है, बायो सेफ्टी फैसिलिटी लेवल 4 की लैब बनाई है, जो बेसिकली टॉक्सिक पैथोजेंस वगैरह पे रिसर्च कर सकती है, इंडिया को पहले से प्रिपेयर कर सकती है। रिसर्च बायोटेक रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट आप देखोगे ये लैंडमार्क हो जाएगा। और जो एनिमल बायोसेफ्टी लेवल जो होते हैं उसको भी फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंडिया की हेल्थ शील्ड होगी, एक न्यू एरा है हेल्थ सिक्योरिटी और बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि इस लेबोरेटरी में क्या होगा कि सबसे दुनिया के सबसे डेंजरस और सबसे लाइफ थ्रेटनिंग जो पैथोजेंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, पैंडेमिक या एपिडेमिक क्रिएट कर सकते हैं, तो उस पर आप रिसर्च करोगे ताकि आप वैक्सीन या डायग्नोसिस वगैरह कर सको, इसका थेरेपीज वगैरह बना सको, इनके प्रोडक्ट्स बना सको, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो आप इनके खिलाफ आपके पास कुछ हथियार हो, ठीक है।
तो ये जो लैब्स होती हैं यहाँ पे रिसर्च वगैरह कंडक्ट करी जाएगी, जैसे आपका हेमोराजिक फीवर हो गया, कॉन्गो वायरस हो गया, कैसुनार फॉरेस्ट डिजीज हो गया, नीपा वायरस हो गया। ज़रा बताना नीपा वायरस और कैसुनार फॉरेस्ट डिजीज के बारे में, क्योंकि ये तो इंडिया में हुए थे, एक केरला में था और एक कर्नाटका में, जिसने बहुत ही तहलका मचा रखा था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इंडिया के पास और भी BS2 BS3 मैंने आपको बताया ना पहले भी है, लेकिन सेंटर ने ठाना था कि हम इसमें बहुत सारी लैब्स बनाएंगे, उसमें एक BS4 भी होगी। और गुजरात में ये जो लैब बनी जा रही है, इसमें याद रखना 360 करोड़ का खर्चा है। पहली बार ऐसा होगा कि ऐसी कोई लैब प्राइवेट में ऑपरेट ना करके स्टेट गवर्नमेंट इसको फुली ऑपरेट करेगी। ये एक सिविलियन रिसर्च फैसिलिटी होगी, फुली कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट होगा, ठीक है। और इसमें जो डेडली जूनोटिक डिजीजेस होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकते हैं, उनके आउटब्रेक्स को लेकर स्टडी किया जाएगा, कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि इसको एक नेशनल लेवल का लैब का दर्जा मिल चुका है, नेशनल फैसिलिटी का, तो अब इसमें क्या होगा, आपको देश विदेश के सारे एक्सपर्ट से इसमें सहयोग मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये रोड एक्सीडेंट्स को लेके एक इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो। देखो मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसका एक डेटा है, वो आपको याद करना है कि इंडिया में 400 लोगों की डेथ रोज़ होती है और करीबन 1.5 लाख लोग जो होते हैं वो ईयरली बेसिस पे मरते हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। इंडिया ने एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था वो साइन किया था कि हम लोग अपने रोड एक्सीडेंट्स और डेथ को 50% कम करेंगे 2030 तक, बट हम बिल्कुल भी इसके नियर बाय नहीं है। रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि 50% उन्हीं ट्रैक्स पे होते हैं जिन पे बार बार होते हैं। तो वहाँ पे रोड की डिजाइनिंग हो गया, लाइटिंग वगैरह हो गया, या फिर आप देखोगे साइट स्पेसिफिक मेजर्स हो गया, वो ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिमालयन स्टेट्स में अब वैसे डमरू जैसे जो गोल गोल घूमते हैं ना, वैसे टाइप के आप एब्जॉर्बर लगा रहे हो, तो गाड़ी इसमें भिड़ेगी तो भी ये टूट के नीचे नहीं गिर जाएगा। ये शॉक एब्जॉर्बर्स होंगे तो गाड़ी को रिटर्न कर देंगे वापस, तो वो सड़क पे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अलग अलग जगह पे जो अलग अलग मेजर्स है वो लेने पड़ेंगे। हॉस्पिटल्स वगैरह जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इंप्रूव करने की पड़ेगी, ठीक है। जो क्रैश प्रोन साइट्स है वहाँ पे काम करना पड़ेगा, एम्बुलेंस वगैरह के साथ काम करना पड़ेगा, ताकि तुरंत प्रभाव में लोगों को हॉस्पिटल्स ले जाया जा सके। फिर एक बड़ा आर्टिकल आया, आपको पता है कि जन नायकन करके एक मूवी आई है, वो एक्टर विजय की, जो एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है, जो MG रामचंद्रन के बोले जाते हैं कि उनके फुट स्टेप्स पे चल रहे हैं, पता नहीं वो सच है या नहीं है, बट उनकी जो फिल्म है उसको फिल्म सर्टिफिकेशन से रिलेटेड बहुत बड़े इशू आ रहे थे। देखो आपको पता है कि इंडिया में जो फिल्म सर्टिफिकेशन है, हमारे यहाँ पे एक नेशनल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, उसके अंदर दिया जाता है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करता है। और ये जो फिल्म सर्टिफिकेशन है ये बेसिकली सिनेमाटोग्राफिक एक्ट पहले 1952 का था, और अब आई थिंक ये 2024 का है या 2023 का है, जिसमें ये एक्ट, हाँ 2023 का है, और 24 में शायद इसके रूल्स आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। अभी क्या होता है इंडिया में, बेसिकली आपकी 7 कैटेगरीज हैं आपकी फिल्म को जो मिल सकती है। एक होती है बेसिकली यूनिवर्सल की, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी देख सकता है। एक यूनिवर्सल ए होती है जो बेसिकली इसमें कैटेगरीज होती हैं कि भाई 7+ हो गया, यूए आप देखोगे 13+ हो गया है ना, यूए ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है, 9+ हो गया। तो आपने ऐसे ऐसे बता दिया कि भाई आपका अगर बच्चा भी है तो इससे बड़ा होगा तो ही आप ये देख पाओगे। फिर एक होती है अडल्ट जो बेसिकली 18 ईयर्स एंड ओल्डर ही देख सकते हैं, ठीक है। एक होती है एस जिसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक या साइंटिफिक मूवीज जो होती हैं, जो बेसिकली सिर्फ वही पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल ही देख सकते हैं जो उस मूवी के लिए एलिजिबल है। प्लस आप देखोगे कि अब जो ये पायरेसी होती है, जो आप इलीगल रिकॉर्डिंग करते थे थिएटर से फिर कहीं भी पब्लिश कर सकते थे, वो अब पूरा पनिशेबल है, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेशन है, अगर आप टीवी पे चलाओगे तो आपको फिर से आप देखोगे रीसर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि टीवी में ऑडियंस अलग टाइप की होती है। प्लस आप देखोगे पहले क्या था कि आपको आई थिंक सर्टिफिकेशन ऐसे कुछ आपको 10-10 साल में लेना पड़ता था, अब ये परपेचुइटी के लिए मिल जाएगा। और पहले क्या था कि आपके पास एक फिल्म एपेलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था, जहाँ से अगर आप NBFC के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होता, आप इस एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते थे, अब इसको हटा दिया और डायरेक्टली आप हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या है इस मूवी के तर्जे पे, क्योंकि इनको पहले तो बोला आप कट वगैरह कर दो, सेंसरशिप वगैरह करी गई, लेकिन उसके बाद आप देखोगे उनका सर्टिफिकेट ही नहीं दिए जा रहे थे। इस वजह से क्या होता है कि जैसे इंडिया में क्रिएटिविटी हो गया, फिल्म मेकर्स का इतना लॉस होगा, तो क्यों फिर वो इंडिया को प्रेफर करेंगे। इससे क्या होता है क्रिएटिविटी को भी कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हो। हाई कोर्ट भी आप देखोगे इतना टाइम लगाता है डिसीजन लेने में, पहले अपेलेट ट्रिब्यूनल था तो वो जाना ईजी था। इसको लेके आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे पहले भी कमेटीज़ बने हैं, जैसे श्याम बेनेगल कमेटी हो जाएगा, मुकुल मुदगल कमेटी हो जाएगा, लेकिन उनके रिकमेंडेशन अभी तक लागू नहीं करे हैं। तो आइडिया ये है कि इंडिया में जो ये फिल्म सर्टिफिकेशन है, सेंसॉरशिप है, इसको लेके कि कैसे आप देखोगे इंडिया में क्रिएटिविटी या क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए एक तरीके से कैसे अपन इसको बढ़ावा दे सकते हैं इन एक्ट्स या रूल्स को ढंग से लागू करते हुए, तो वो एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर एक ही क्वेश्चन था MG नरेगा वाला, ये आई थिंक किसी से इंटरव्यू में पूछा गया था कि MG नरेगा को लेके जो मिथ चल रहे थे कि भाई कैसे आप ये बोल रहे हो, इसके तो नाम में लिखा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, तो आप कैसे बोल रहे हो कि इसमें लोगों की जो मनरेगा में गारंटी दी जाती थी 100 दिन काम की, वो हटाई जा रही है। वो ऐसे है कि पहली बात क्या होता था, पहले ये डिमांड ड्रिवन स्कीम थी कि जिसको काम मांगा उसको दिया जाएगा। अब ये है सप्लाई ड्रिवन स्कीम, जिसमें सरकार डिसाइड कर रही है कि कितना काम दिया जाएगा। प्लस आप देखोगे
इसमें 60 दिन का वो पीक सीज़न है एग्रीकल्चर वाला, उस टाइम पे तो आपको काम मिलेगा ही नहीं। तो अब क्या होगा कि जितने भी लोग होंगे वो जो उस पर्टिकुलर गाँव में जो साहूकार वगैरह होते हैं, जो बड़े ठेकेदार या एग्रीकल्चरल लोग होते हैं, अब उनकी फील्ड में उनको काम करना मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। तो इससे क्या होगा, वो अपनी वेजेस वगैरह इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, बार्गेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो तीसरा चीज़ इसमें क्या है कि इसमें आपने जो फंडिंग थी वो 60-40 कर दी है। तो अब क्या होगा, जब फंडिंग ही नहीं होगी तो स्टेट्स फिर ज़्यादा लोगों को, आपने काम मांगा तो मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं, ठीक है। और तीसरा है कि पहले तो आप कोई भी काम दे देते थे, अब क्या है, आपने बोला इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, मस्टर्ड रोल बनाए जाएंगे, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा, आधार लिंक बेस्ड वेरिफिकेशन होगा, प्लस आप देखोगे कि सिर्फ 4 थीमेटिक एरियाज़ में ही काम किए जाएंगे। तो अगर उन थीमेटिक एरियाज़ में आपके गांव में काम हो चुका होगा तो फिर आपको काम थोड़ी मिलेगा। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि ये जो वीबीजी राम जी बिल आया है, ये कहीं ना कहीं गारंटी जो मनरेगा ने इस्टेब्लिश करी थी उसको खत्म करता है। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वुमेन को लेकर, कि कैसे एमजी नरेगा में 30% जो रिजर्वेशन था वो वुमेन के लिए किया गया था, कि 30% जो काम होगा वुमेन को दिया जाएगा। लेकिन अब आपको पता है कि स्टेट्स के अक्रॉस जो डेटा आता है उसमें से 50% महिलाएं इसकी बेनिफिशरीज हैं। तो ये अब जैसे आपने 60 दिन वाला जो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, आपने उनका बैकअप खत्म कर दिया है, तो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं इससे महिलाओं पे जो महिलाओं को क्या होता है, वैसे भी अगर आपकी फैमिली इनकम अच्छी है तो महिलाओं को काम पे जाने से मना कर देते हैं, ठीक है। और अब क्या होगा, क्योंकि ये पीक सीजन वगैरह है तो वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे ओवर सप्लाई ऑफ वर्कर्स होगा, तो महिलाओं को फिर से आप देखोगे काम जाने से मना कर दोगे, उनको घर के काम करने को बोलोगे। तो ये एक चीज़ है जो आप देखोगे हमें सोचनी चाहिए कोई भी स्कीम या पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले। फिर एक आर्टिकल है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, इस पे अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है। तो अब आप मुझे बताओगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है कि पीएम मोदी ने इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को अपनी मन की बात में लिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जब नेल्सन मंडेला ने HIV एड्स के बारे में डिस्कशन लिया था, ठीक है, और उन्होंने इस पर प्रोग्राम चालू किया, तो ये टैबू से बन के एक नेशनल प्रायोरिटी बन गया। और उसके बाद आप देखोगे HIV एड्स के पूरे प्रोग्राम, एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी होती है, ART थेरेपी, ड्रग्स वगैरह, वो सारी चीज़ें चालू हुई। तो जब कोई बड़े लेवल पे इसको पॉलिटिकली आप देखोगे अक्लेम करता है, एक्नॉलेज करता है, इसके बारे में बात करता है, तो इससे क्या होता है, कॉन्वर्सेशन शुरू होते हैं पॉलिसी सर्कल्स में, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज में, लोग इस पर काम करना शुरू करते हैं, इसको फंडिंग मिलती है, एक ही नेशनल प्रायोरिटी बनता है, सिर्फ पीछे बैठी हुई कोई स्कीम नहीं रह जाती है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे बहुत पहले से काम चल रहा है, वार्तालाप चल रही है, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल विल नहीं थी, इसको लेके पॉलिटिकल कोई चर्चाएं नहीं हो रही थी, कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात नहीं कर रहा था, तो ये एक नेशन की प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन आज आप देखोगे जब मोदी जी ने इसके बारे में बात करी मन की बात में, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, एक तो इस इशू के बारे में अवेयरनेस फैलती है, ये नेशनल प्रायोरिटी बनती है, कंसर्न बनता है, ठीक है। फिर एनफोर्समेंट के लिए ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में एक बात होती है कि हाँ भाई, हमें इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लेके इसको मतलब विजिबिलिटी मिलेगी, लेजिटिमेसी मिलेगी, इसकी अर्जेंसी समझ में आएगी, ठीक है, पब्लिक अटेंशन मिलेगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी होगी, इंप्लीमेंटेशन भी होगा, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, प्राइम मिनिस्टर इस पर खुद पूछेगा कि भाई इसमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मेडिकल जो प्रोग्रेस हो रही है ना, उसको कंटिन्यू रखने के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, हमारे शरीर में इफेक्ट कर नहीं रही है। कैंसर जैसी जो खतरनाक बीमारी है, जिनके ड्रग्स बनाने में 20-20 साल लगते हैं, वो अब ड्रग्स हम पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल जब एक्नॉलेजमेंट होता है तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक नहीं बल्कि एक सोशल, पॉलिटिकल, कंज्यूमर एक डिस्कोर्स बन जाता है, जिसमें हम ये डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक मास मूवमेंट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये एक आर्टिकल अपन डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें बेसिकली बताया है कि कैसे इलेक्शंस में आजकल आपको पता है, आपको फ़ोन कॉल्स नहीं आते, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हमारी पार्टी ने ये किया है। तो आप सोचो AI की मदद से आपने आवाज़ बनाई, उस आवाज़ से आप कोई भी मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हो, कितने सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हो। इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी, क्योंकि फिर डॉक्ट्रिन वीडियोज़ आते हैं, ठीक है, भड़काऊ वीडियोज़ आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट आप देखोगे, लीडर्स के अगेंस्ट वीडियोज़ रिलीज़ होते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है जो देखने को मिल रही है। आपको पता होना चाहिए कि पहले के ज़माने के जो लोग थे वो न्यूज़ आपके एक्चुअल न्यूज़पेपर से और TV वगैरह से लेते थे, लेकिन आजकल 86% न्यूज़ का कंजम्पशन जो हो रहा है वो सोशल मीडिया से हो रहा है। उसमें से भी 50% जो कंटेंट होता है ना सोशल मीडिया पे, वो पॉलिटिकल कंटेंट है, ठीक है। उसमें से भी जेनजी जो है वो अपना सारा कंटेंट सोशल मीडिया से ले लिया, वो सच है नहीं है पता नहीं। जर्नलिस्ट को छोड़ के लोग इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के पास कितनी नॉलेज है वो पता नहीं, ठीक है। तो ये जो डीप फेक्स होते हैं, फेक न्यूज़ होती है, वो एक चैलेंज बन गया है इलेक्शन में भी। इनफैक्ट आप देखोगे 5 करोड़ AI जनरेटेड कॉल्स लगाए गए थे वोटर्स को इलेक्शंस के टाइम पे, ठीक है। तो इसको आप कैसे ट्रैक करोगे, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, वो भी एक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। अब है ना, सेबी में ये बात चल रही है, अभी तक इसको अग्री नहीं किया है, एक तो को लोकेशन के बारे में और एक डार्क फाइबर के बारे में। देखो आपने कई बार सुना होगा कि सेबी पे है ना ये इल्ज़ाम लगे थे कि कुछ ब्रोकर्स जो होते हैं उनको को लोकेशन की वजह से फ़ायदा होता है, मतलब उनकी जो एक फैसिलिटी है वो सेबी जो NSE का ऑफिस है वहीं पे ही है। तो इससे क्या होता है कि सपोज़ आपके सिस्टम पे जो 1 सेकंड 2 सेकंड का गैप आता है ना,
शेयर की प्राइसेस में, वो उनको नहीं आता, तो वो ट्रेड अपना पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, एक डार्क फाइबर क्या होता है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी देता है, ताकि आपका जो डेटा है वो फ्री फ्लो कर सके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। ठीक है, और इसमें कोई भी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स या चीज़ें इसमें कनेक्टेड ना हो, ताकि आपको डेटा जो है वो जल्दी से जल्दी और बिना कोई इंटरफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच सके। तो ये चीज़ें जो है बात करी जा रही है। आपको पता है एनएससी जो है वो भी अपना आईपीओ लेके आने वाला है, उसने सेबी में अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है वो सबमिट कर दिया है। अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कोई भी कंपनी जो अपना आईपीओ करना चाहती है वो बेसिकली एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट सेबी को देती है कि वो आईपीओ कितने का करना चाहती है, क्यों करना चाहती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, एक तरीके का पूरा उसका जो चिट्ठा ब्योरा होता है वो सेबी को सबमिट करती है, और उसी को अपन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, ये जो इशू है मैंने इस पर स्टार मार्क इसलिए किया है, ये बहुत ही टेक्निकल इशू है, लेकिन इसकी वजह से आप मुझे बताएंगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, एडवांस आपकी ये जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या होती है ना, और मतलब इनकम टैक्सेस का क्या लेना देना है। ठीक है, क्योंकि ये इशू इतना टेक्निकल है कि अगर मैं इसको ऐसे समझाऊंगी ना तो कोई पॉइंट नहीं है, तो हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में आपके लिए होमवर्क है, अगर आप बताओगे तो मैं आगे इस इशू को समझा दूंगी। फिर है आपका पीएलएफएस। तो आपको पता है कि इंडिया में पहले हर 5 साल में अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का एक डेटा रिलीज होता था, जिससे हमें पता लगता था कि इंडिया में रोजगार और बेरोजगारी कितनी है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि हमारे यहाँ मंथली बेसिस पे ये पीएलएफएस का डेटा आता है, जो हमें बताता है कि एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो कितना है, रूरल एरियाज में कितना है, अर्बन में कितना है, मेल्स का कितना है, फीमेल्स का कितना है, वीकली स्टेटस के हिसाब से क्या है, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस के हिसाब से क्या है। ठीक है, आपका प्राइमरी क्या है, सब्सिडरी स्टेटस क्या है, तो आपको सारी चीज़ें इसमें डेटा पता लगती हैं। तो अब आपको ये पता लगा है कि इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो नया हाई 56% पे पहुंच गया। मतलब जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो जो लोग हैं वो 56% है। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हम पहले बोल रहे थे कि 3.2% था, वो अब बढ़ के नवंबर में 4.7 था, लेकिन अब और बढ़ गया है, मतलब बेरोजगारी 4.8% हो गई है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिसमें मुझे डेटा आपको बताना था। तो इसी के साथ आप देखोगे हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म होता है। बहुत डीपली हमने न्यूज़पेपर्स को एनालाइज किया है, हर कंटेंट को इतने अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आपको पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है। और बाकी हमारे बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो इंटरव्यू सीरीज़ में भी चल रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स के 5-5 मिनट के वीडियोज़ हैं, वो ज़रूर देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।